अस्सलाम वालेकुम। आज जो नावल मैं पढ़ने जा रही हूँ वो है कहीं जुगनुओं की कतार में। इसको लिखा है, इसकी राइटर है फाखरा जबी। आइए नावल स्टार्ट करते हैं। कहीं जुगनुओं की कतार में हो गंदला तोड़ दिए मुटियारे, हो नहीं जान दी, हो तू नहीं जान दी। बड़ी मुश्किल मिजाज है ये मुटियार, इसलिए 1 घंटे से मुसलसल गंदला तोड़ रही है। वो अपने अपने दुपट्टे के गिर्द क्रोशे से बेल बनाती नाज़नीन ने ज़रा की ज़रा नज़रें उठाकर सबील हसन को देखा, जो बेड पर स्टिक लगाती है। कितनी देर से इन जुमलों की गर्दान किए जा रहा था। हो गन्ना तोड़ दिए मुटियारे, हो नहीं जान दी, हो तू नहीं जान दी, हो तू नहीं जान दी, हो तू नहीं। हाय! ऐसी अलमनाक हाय पर आकर तान टूटी थी कि नाज़नीन के हाथ से क्रोशिया और मीना आपी के हाथ से गुड्डू फिसलते फिसलते बचा था। महरीन अपने मास्कदार चेहरे के साथ बेडरूम की खिड़की से बाहर को मुंडाई थी। शहजादी सनावर रेकिंग पर आधी से ज़्यादा नीचे लटक गई थी हकीकत मालूम करने को, और आके पिछले बाग से इस हाय का पस मंजर मालूम करने को भागा चला रहा था। उफ अम्मी हुजूर, ये क्या जुल्म कर डाला आपने। सभी ने तमाशबीनों को पूरी तरह लुत्फानंदोज़ होते देखकर कमर सहलाने का इरादा मकूफ करते हुए नहायत दर्दनाक आवाज़ में अम्मी से शिकवा कर डाला। बिल्कुल ठीक किया अम्मी ने। कोई एक आदमी गा रहा हो तो इंसान बर्दाश्त भी कर ले, मगर सभी तुम तो पूरे मोहल्ले को साथ देकर गाते हो, और वो भी इतना बेसुरा कि अतराफ में बसने वाले गधे को और कौवे अपनी समातों से महरूम हो जाने की दुआ करते हैं। महरीन की इससे कभी नहीं बनी थी। इतना तो मुझे मालूम है कि तुम समातों से महरूमी की दुआ मांगती हो, मगर ये इल्म नहीं कि तुम्हारा शुमार अव्वल जिक्र में होता है या मौखर जिक्र में। लेकिन इस बात पर भी बहस बाद में होगी। फ़िलहाल तुम अपनी शक्ल गुम करो। कसम से हज़ारों साल पुरानी मम्मी लग रही हो इस वक्त। वो महरीन पर चोट करने के बाद दोबारा अम्मी की तरफ पलटा। बताइए मिज़ूर, आखिर किस जन्म का बदला लिया है आपने हमसे? क्या आपको हम पे ज़रा सा भी तरस नहीं आया? अगर ऐसा बारी हाथ हाथी को भी पड़ जाता तो भी वो भी लुटता हुआ कुसों दो जागता। कसम ले लीजिए, अभी तक सनसनाहटें हो रही हैं पूरे जिस्म में। आखिर हमने ऐसा क्या कसूर कर दिया था? बताइए अम्मी हुजूर, बताइए, वरना हम अपनी जान दे देंगे। सभी पूरी कुव्वत से उनके दोनों हाथ पकड़े कह रहा था। वो बादा इस दौरान वो दोबारा उसकी कमर का मिजाज ना पूछ रहे। मगर कसूर अम्मी हुजूर का भी कहाँ था? कोई 5वीं मरतबा उन्होंने मीना से बात करने के लिए मुंह खोला था, और 5वीं मरतबा ही इस कम इल्म मटियार ने उनका मुंह बंद करवाया था। मुंह बंद होते ही अगर उनके हाथ खुल गए तो इसमें तअज्जुब क्या था। 1000 दफ़ा कहा है कि बड़े आपस में बात करें हो तो तमीज़ से बैठा करो, मगर मजाल है जो तुम पे किसी बात का ज़रा सा भी असर हो। कहने को तो नवाब ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हो, मगर हरकतें गिसारों जैसी हैं तुम्हारी। अम्मी का नवाबी खून जोश मार रहा था। मेरा ख्याल है कि सारों की जगह मरासियों का लफ्ज़ मुनासिब रहेगा। राखी ने बड़े अदब से तस्हीह की थी। जो अबन सभी का बैट उसके तख्ते पर आ पड़ा। शर्म नहीं आती तुम्हें मालकों की शान में गुस्ताखी करते हुए? उफ, मेरी मजाल कहाँ कि मैं आपकी शान में गुस्ताखी करूँ। वो टखना सहलाते हुए मिन मनाया। बैट टखने पर लगा है, मगर चोट गालबन दिमाग पर आई है। सभी बड़बड़ाते हुए सीधा हो गया था। मिसिस फुरकान ने डीप फ्रीज़र खरीद लिया है। मिसेस फुरकान ने तो डीप फ्रीज़र खरीद लिया है। मीना आपी अम्मी को बता रही थी। क्यों, कोई ख़ास वजह? सभी को मीना आपी के लहजे ने चुका दिया था। हाँ भाई, ईद जो आ रही है तो क्या बकरा ईद पर वो डीप फ्रीज़र की कुर्बानी करेंगी? सभी की हैरत बजा थी। जी नहीं, डीप फ्रीज़र में बैठकर ईद मनाएंगी, राखी ने वजाहत की। मगर अम्मी की शोलाबार नज़रों ने दोनों को यकदम खामोश करवा दिया था। और हाँ अम्मी, मिसेस फुरकान इस दफ़ा 2 कुर्बानियाँ करनी हैं। मीना आपी ने अम्मी को नई इत्तला दी थी। एक तो मिस्टर फुरकान की और दूसरी। सभी का लहजा सवालिया और अंदाज शरारती था। राखी, सब्र का पैमाना बरेज होते ही अम्मी ने राखी को पुकारा था। उठाओ इसे यहाँ से। उन्होंने सभी की तरफ इस अंदाज से इशारा किया गोया कचरा उठाने को कह रही हूँ। मगर अम्मी हुजूर, सभी एकदम गड़बड़ा गया था। मगर अब अगले ही लम्हे राखी के बाजू उसे पूरी तरह अपने शिकंजे में ले चुके थे। अम्मी हुजूर, रहम कीजिए, रहम खुदारा रहम कीजिए। सभी बिलबिला रहा था, मगर राखी की इसकी इत्दाद करती टांगों और फलक शगाफ नारों से बेपरवाह होकर उसे अंदर ले गया था। हत्ता कि उसने सभी के दोनों हाथों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था, जिन्होंने उसके बालों को बुरी तरह जकड़ रखा था। मालूम नहीं इस खत का मतन क्या था कि जिसको पढ़ते ही अम्मी को इनके हर काम में कीड़े नजर आने लगे थे। देखो इस महरीन को, बिल्कुल ऊँटों की तरह चलती है। अम्मी ने मीना आपी को महरीन की तरफ मुतवज्जो किया था, जो अभी 2-2 सीढ़ियाँ फलांगती छत से नीचे आई थी। महरीन, ये कोई तरीका है चलने का? खबरदार, जो आज की बात मैंने तुम्हें यूँ कदकड़े लगाते देखा। लड़कियों की तरह सेज सेज कर चलना सीखो, यूँ जैसे पानी पे पाँव दबे हैं।
लेकिन अम्मी पानी पे पाँव डालने से तो फिसलने का खतरा होता है। महरीन की मासूमियत पर अम्मी जिल कर आएंगी, जबकि शनावर की शामत दोपहर के खाने पर आई थी। ये रोटी तुमने बनाई है? किनारे कहीं से कच्चे हैं तो कहीं से मोटे। आज से नावल ड्राबे सब बंद। पहले ढंग से खाना पकाना सीखो। हाँ, ये बादलों में कभी कभार तेल ही डाल लिया करो। कैसे उजड़े उजड़े लग रहे हैं। इनकी निगाह बात करते करते सुनावर के शोल्डर कट नरम बालों पर जा पड़ी तो झट से मौजू भी बदल गया। सबीर हसन के बाकायदा कान पकड़वाकर उसे हिदायत की गई कि आज के बाद अगर उसने कोई बेसुरा राग आपने की कोशिश की तो नताज की जिम्मेदारी खुद उसी पे होगी। नाज़रीन, हद होगी, अभी इस तरह हलक फाड़ कर हंसती हो कि पूरी गेंद तुम्हारे मुंह में समा सकती है। खबरदार, आज के बाद तुमने ये जन्नती किस्म का कहका सुना। खबरदार, जो आज के बाद मैंने तुम्हारा ये जन्नती किस्म का कहका सुना। और ये आज के बाद की वार्निंग कुछ ऐसी शिद्दत इख्तियार कर गई थी कि लड़कियां बेख्तियार चीख उठी थीं। आखिर क्या होने वाला है आज के बाद? और जवाबन मीना आपी ने बड़े इत्मीनान से उन्हें बताया था, चंद दिन बाद नवाब एहसान यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। इसलिए अम्मी की ख्वाहिश है कि आज के बाद हर फर्द हस्बे ज़रूरत अपनी हरकत और सुकनात पर गौर कर ले तो ताकि नवाब एहसान पर अच्छा इंप्रेशन पड़ सके। लेकिन नवाब एहसान हैं कौन, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? सवालात की बुछाड़ ने मीना आपी को अच्छा खासा झुंझला दिया था। सो पहले गुड्डू को नाज़रीन की गोद में पटखा ठंडी छार चाय का कप मुँह से लगाकर गटागट चढ़ाया, जो राखी कई मिनट पहले ने देकर गया था। फिर महरीन और सनावर को बेड पे इधर उधर लुढ़काकर अपने लिए जगह बनाई और शुरू हो गई। नवाब हसन हमारे दादा जान की फुफ्फोजाद बहन के जेठानी के निवासी हैं। उनकी वालदा एक अरसे से खालस नवाबी ख़ानदान की तलाश में थी, जहां वो अपने लायक वक्त बेटे की शादी कर सकें। इत्तेफाक से एक तकरीब में उनकी मुलाकात दादा दान से हो गई और इत्तेफाक से उस वक्त दादा अपने फुल नवाबी लिबास और नवाबी मूड में थे। नतीजन नवाब हसन की वालदा ने खुद ही दिली ख्वाहिश का इजहार किया और अब वो नवाब एहसान बजा देखो यहाँ आ रहे हैं शहजादी सनावर को देखने के लिए। क्या? नाज़रीन और महरीन चला उठी, जबकि सनावर सुम्मुन बुकमुन की तफसीर बन गई थी। दादा ने उन्हें यहाँ आने की इजाज़त दी? हाँ तो और क्या भाई, वो 21वीं सदी के दादा हैं, इनका दिमाग ख़राब नहीं हो गया? सनावर के आवाज़ कुछ ही देर बाद ही काबू में आए। दादा का? जी नहीं, इस नवाब हसान का। नाज़रीन और महरीन के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट सनावर को खामखा चराए दे रही थी। इसमें दिमाग ख़राब होने वाली कौन सी बात है? आजकल तो लड़के लड़कियां शादी से पहले एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बातचीत करती हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और तब कहीं जाकर शादी का फैसला करते हैं। मीना आप पे बिनाई से कह रही थी, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। और दादा को भी नवाब हसन को इस मकसद के लिए यहाँ आने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। सनावर का मूड बुरी तरह बिगड़ गया था। उफ भाई, वो तुम्हें अगवा करने नहीं आ रहे, एक नज़र देखेंगे और बस। और एक नज़र देखने के बाद उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? सनावर के खुशीले लहजे पर उन्होंने बानज़र गैर उसके सरापे को देखा। अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, दूसरे ये कि रिजेक्ट करने का हक तुम्हें भी हासिल है। तुम्हें पसंद आए तो बेशक तुम इनकार कर देना। मीना आपी उसके तमाम इतराज़ात को रद्द करते हुए गुड्डू को गोद में लिए बाहर चली गई थी। भाई ये तो कोई बात ना हो। सनावर उनके पीछे बुड़बुड़ाते हुए जली बुनी बैठी थी। मदद तरफ नज़रों से नाज़रीन और महीन की तरफ देखा तो उनकी दबी दबी हंसी ने उसे मज़ीद रुहासा कर दिया। बाहर में जाओ तुम लोग, इसे और कुछ नहीं सूझा तो तक में मुँह देकर लेट गई थी। नवाब हसन की सवारी बाद भारी काम में चंद रोज़ बाकी थे, लिहाजा तैयारियां भी इसी लिहाज से जारी थी। और जो कि नवाब दादा के ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे, सबसे ज़्यादा घबराए हुए भी वही थे। उनका बस नहीं चला था कि दुनिया जहाँ के नवाब भी इस घर में समेट लाएँ। और इस दौरान सभी के वाला या निकलौते साहबजादे नवाब फसीलुद्दीन को भी खूब बुरा भला कहा गया था, जो अपनी 4 अदर साहबजादे होने का साहबजादे को उनकी जिम्मेदारियां देकर खुद बसिलसिला रोजगार शारजा में मुकीम थी। चूँकि नवाब हसन का कुछ रोज़ क्या में भी मतवक्को था, इसलिए नेक्सी की मरम्मत करवाकर बकौल दादा थोड़ा बहुत इंतजाम कर दिया गया था। और जो ये थोड़ा बहुत इंतजाम सभी ने देखा तो मारे हैरत से उसकी आंखें फटने के करीब हो गई थी। कमरे के दरवाजे और खिड़कियों पर हुरैरी पर्दे सरसरा रहे थे। लकड़ी का कदीम तर्ज का जहाजी सा पलंग कमरे के दाएं दीवार के साथ लगा दिया गया था, जो गालबन दादी मरहुमा के जहेज का था। और मुनक्किश पहियों वाली कुर्सी, मेज़, ईरानी कालीन, गाव तकिए, दादा की ज़ाती बंदूक जो बड़ी शान के साथ सामने वाली दीवार पर अवेज़ां थी। इसके अलावा दादा की ज़ाती बक्से से निकले हुए चंद डेकोरेशन पीस थे, जिन्होंने कमरे की फ़िज़ा को मज़ीद नवाबी बना दिया था। अभी ये थोड़ा बहुत है। राखी ने सभी के कानों में सरगोशी की थी। मेरा ख्याल है थोड़ा काट कर बहुत रहने देते हैं। सभी ने जवाबी सरगोशी की थी, जो शामत अमाल दादा के कानों तक पहुँच गई। और फिर जो दादा बोलना शुरू हुए थे, उन दोनों को ना सिर्फ नवाब ख़ानदान की तार और रवायात के बारे में
एक तवील लेक्चर सुनना पड़ा, बल्कि इनकी इक़्तिदार की बतदरीज महरूमी पर दादा के साथ मिलकर रोना भी पड़ा। अब क्या बताएं तुम्हें, जब हम नवाब हसन को इनके देखने उनके घर गए थे तो यूँ लग रहा था जैसे रियासत में अभी भी उन्हीं की हुक्मरानी है। 20 मुलाजिम आ जा रहे थे, सर शाम ही दीवान खाने में चिराग जलाए जा रहे थे, और खाना भी सीनी में लगाकर सरपोश से ढक कर पेश किया गया। ये सब तो एक तरफ, गुफ्तगू में ऐसा सलीका और अंदाज़े नशिस्त बर्खास्त में ऐसा रख रखाव कि वाह सुबहान अल्लाह। इन्हें देखकर इस पर बात पर बेख्तियार यकीन आने लगा कि दुनिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो ख़ानदानी रवायत से हटकर ज़िंदगी गुजारना गुनाह समझते हैं। और सच्ची बात तो ये है कि हमें तो शहज़ादी सनावर की किस्मत पर रश्क आता है, वरना आजकल ऐसे ख़ानदानी नवाब कहाँ। हाँ, अलबत्ता कागजी नवाब बहुत। और इस नवाब ख़ानदान से किस हद तक वो इस नवाब ख़ानदान से किस हद तक मुतासिर थे, उनका अंदाज़ा उन्हें उस वक्त हुआ जब दादा ने अपनी स्याह शेरवानी बॉक्स से निकाल कर ड्राई क्लीन करवाने को भेजी। ये और बात है कि ड्राई क्लीन करवाने के बाद जब उन्होंने शेरवानी पहनी और राखी को सामने के बटन बंद करने का हुक्म मिला तो हुक्म की तमीर में इसे दांतों पसीना आ गया। उफ भाई, इधर से थोड़ा जोर लगाओ। अच्छा चलो यूँ करते हैं, मैं अपना पेट सकेटता हूँ, तुम फ़ौरन बटन बंद करना। हाँ भाई, ये हुई ना बात। वो शेरवानी में पूरी तरह पैक हो जाने पर खासी मसरूर दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब इस दुनिया में वो अपने कमरे से बरामद हुए तो सभी ने उन्हें देखते ही एक टांग पर नाचना शुरू कर दिया। दादाजी की तोन देखो, जैसे तेल का मटका। कोई देखने में तो यूँ लगता है दफन है इसमें बकरा कोई। और उस बेतुके राग को सुनते ही दादा ने जहाँ इसे बेबाव की सुनाई थी वहाँ ये ऐलान भी फरमा दिया था कि इन्हें जैसा कि कान टूटा दादा जैसा कान टूटा लफ्ज़ हरगिज़ पसंद नहीं है, लिहाजा वो आसी ने दादा हजूर कहकर पुकारा जाए। अम्मी ने दादा हजूर की तैयारियों का ये आलम देखा तो झट से दादी मरहुमा का गरारा निकाल कर करफ लगने को दे छोड़ा। चांदी का पानदान जो उन्होंने अपनी सास की निशानी के तौर पर संभाल रखा था, इसे साफ करवा कर नया नुकोर करने के बाद तख्त के ऊपर और उगलदान तख्त के नीचे रख दिया। अरे नाज़रीन, ज़रा स्टोर रूम में ढूंढो तो सही, हो सकता है आफ्ताबाद चलती भी मिल जाए। उन्होंने बहुत उजलत में नाज़रीन को हदायत दी थी। हाँ, आफ्ताब भाई का स्टोर में क्या काम, अगर इन्हें मालूम हो जाए कि आप इनकी चहेती बीवी को चमची कह रही है तो वो कितना बुरा महसूस करेंगी। उफ, ये मेरी औलाद। वो सर पर हाथ मार कर रह गई। फिर आफ्ताब भाई चमची को भूल कर राखी को बाजार बेचकर छारिया जर्दा कत्था चूना इलायची मंगवाई ताकि पान का मसाला पूरा हो सके। इस काम से फ़राग बातें उन्होंने घर के अफराद पर तवज्जो देनी शुरू कर दी थी। महरीन जो घर में छोटे होने का फ़ायदा उठाते हमेशा जीन्स और कुर्ते में बूस होती थी, अब चूड़ीदार पजामे और घेरदार फ्रॉक के साथ कई गज का दुपट्टा संभालने की कोशिश में हल्कान हुए जा रही थी। मीना अपनी उर्दू लुगत हाथ में लिए स्कील किस्म के अल्फाज रटने की कोशिश में थी ताकि नवाब हसन पर अच्छा इंप्रेशन पड़ सके। और बकौल नाज़रीन, सारा इंप्रेशन में तो मीना आपी नहीं डाल देना था। राखी की घुटनों पर से फटे जीन्स दादा ने बजोरे लाठी उतरवाई थी और राखी इस अल्ट्रा मॉडर्न लिबास से महरूम होने पर खासा रंजीदा भी हुआ था, मगर बाद में पजामा और कुर्ता पहने घर के तवील बरामदों में रॉक एंड रॉयल स्टाइल में घूमता नजर आता था। और बकौल सभी बांस पर गिलाफ की अमली तफसीर बना हुआ था और खुद सभी नवाबों की हिस्ट्री जानने के लिए दादा की लाइब्रेरी में डेरा जमाए बैठा हुआ था। ले देखिए, एक शहजादी सुनावर ही रह गई थी जिस ड्रामे का हिस्सा बनने पर कतअन राजी ना हो रही थी, और बाकी सब ने ये सोचकर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था कि वक्त पर अम्मी हुजूर की बस एक ही गोली काफ़ी होगी। कोई तीसरी बेल पर गेट खुला था और अंदर से एक सर बरामद हुआ था, और जिस अंदाज से बरामद हुआ था लगता नहीं था कि इसके नीचे एक दर भी होगा। जी फरमाइए की आवाज़ पर नवाब हसन ने पलटकर देखा तो नजर सीधी सर पर सजे घोंसला नुमा बालों पर जा पड़ी थी, और नवाब हसन को यकीन था कि अगर वो इस घोंसले में हाथ डालेंगे तो ना सिर्फ चिड़िया फुट से उड़ जाएगी, बल्कि हो सकता है कि 2-4 अंडे भी हाथ लग जाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्होंने बहुत शास्तगी से सलाम किया। रहमत अली तो पिछले साल अल्लाह को प्यार हो गई, अलबत्ता बरकत साहब का घर अगली गली में है। बहुत संजीदगी से जवाब दिया गया। हैं जी, हैरत का भरपूर मुजाहरा हुआ था। हाँ जी, तमाने का मुजाहरा इससे भी शानदार था। जी, हमने अदाब अर्ज किया था, नवाब साहब ने बताया। अच्छा, तो बताकर अर्ज करना था, गोया सारा कसूर उन्हीं का था। लाहौल वाला, देखिए नवाब साहब घर पे तशरीफ रखती हैं तो उन्हें इतला दे दीजिए कि नवाब हसन अजमुद्दौला तशरीफ लाएं। आपकी बात बाज बाकर खासी वजाहत के साथ कहा गया था। क्या लाए हैं? मुकाबल का इश्तियाक दीदनी था। लाए कुछ नहीं है, हम आए हैं यानी नवाब हसन अजमुद्दौला। कौन से दुल्ला? नवाब साहब ने दोनों हाथ सीने पर बांधकर सत्तापा अपने सामने खड़े इस मुलाजम टाइप बंदे को देखा। मोहतरम, देखने में तो आप सिर्फ बेवकूफ़ लगते हैं, लेकिन दरहकीकत आप पागलपन की इंतहाई स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि इस घर में आपके सिवा और कोई शख्स नहीं जिनसे मिल सके।
ज़ब्ते जज्बात से नवाब साहब का चेहरा तपते तनोर की तरह हो गया था। भाई ऐसे कैसे मिलवा दें, आप अपना तारुफ तो करवाएं। और नवाब साहब का बस नहीं चला था कि इसके मुलाजमों को कच्चा छुपा जाए और डकार तक न लें। हम नवाब हसान हैं, उन्होंने हलक फाड़ कर कहा था। जवाब पर मुलाजम की आंखें फट गई थी। क्या? यानी कि आप आइए, ये तशरीफ रंजा, मेरा मतलब है कदम फरमाइए। ओहो, रटे रटाए जुमलों का सत्यानाश हो गया था। हम अभी नवाब साहब को इत्तला करते हैं। मुलाजम पीछे को भागा था और नवाब हसान अपने आप को पुरस्कून करने के बाद अंदर दाखिल हो गए थे। सुरख बजरी की रवश के अतराफ में बना बाग नहायत वसी और अरीज था, जिनमें अनवाउ अक़साम के फलदार और फूलदार दरख्त मौजूद थे। मगर नवाब हसान की मरकज़ निगाह वो नाजुक अंदाम हसीना ठहरी थी, जो हाथ में पाए पकड़े गुलाब की क्यारियों को पानी दे रही थी। मालूम नहीं सिर्फ शदाब माहौल का था या उस नाजुक कली के दीदार का कि नवाब हसान की बातें खुद ब खुद खिल गई थी। घनी स्याह दराज जुल्फ़ों पर नजरें जमाए वो चंद कदम आगे बढ़े थे। आदाब अर्ज़ है मोहतरमा, खुशगुलू त्योर की मौजूदगी के बावजूद वो यकीन थे कि इनकी बात बहुत भूडी और भयानक नहीं है, मगर फिर भी अदाब के जवाब में वो मोहतरमा बुरी तरह उछलकर उनकी तरफ पलटी थी कि पानी की मोटी सी धार उन्हें सरतपा शराबूर कर दी थी। और वो मोहतरमा पहले घबराई, चिटपटाई और फिर बेख्तियार हंस दी थी। नवाब साहब हंसी की इस नर्म हार में भीगते चले गए थे। वाह पजीराई का ये अंदाज, सुबहान अल्लाह। उन्होंने दोनों आंखों से भरा पानी साफ करके दोबारा मुतवज्जो होना चाहा, मगर तब तक मंजर बदल चुका था, बल्कि चिरागों में रोशनी न रही थी। यानी वो मुतबा वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो सर्द आप बढ़ते हुए आगे बढ़ गए। रवश के इख्ताम पर मेहराबी दरवाज़ों वाला वसी और रेज़ बरामदा इनके सामने था, जहाँ तख्त पर बिछी सफ़ेद चादर पर मैरून तकिए अजब बहार दिखा रहे थे। उन्होंने चंद हमें रुककर इधर देखा, फिर सामने का दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल हो गए। ये कार्बन ड्राइंग रूम था, जो कदीम तर्ज के बारी सूफों से सजा हुआ था। नवाब हसान ने ताराना नजर इस हालनुमा कमरे पर डाली तो अगले ही लम्हे बुरी तरह चौंक गए। कमरे के आइन वस्त में एक अदद मीनार बना हुआ था, और कुछ इस तरह से कि एक बड़ी मेज़ के ऊपर एक छोटी मेज़, और छोटी मेज़ के ऊपर एक कुर्सी, और इस कुर्सी के ऊपर नवाब हसान की बाछें एक बार फिर खिल गई थीं। नाजुक लचकीली डाल की मानो वो लड़की दाएं बाएं आगे पीछे होते हुए छत का पंखा साफ करी थी। उन्हें इसे पकाने के लिए लब्बा किए, मगर अगले ही लम्हे कुछ सोच के रुक गए। अगर ये भी खौफदा होकर उछल पड़ी तो यकीनन ज़मीन पर आ गिरेंगी। चोट वो लगी तो नवाब हसान का दिल सनफ़े नाज़ुक के मामले में कुछ ज़्यादा ही नाजुक था। सो जट से दोनों आंखें छुड़ाई, बाजू वाह किया और इस अंदाज से खड़े हुए कि उधर से वो आवाज़ निकालेंगी, उधर से सीना तड़ से उनके बालों में आ रहेगी। अफसानों में तो कुछ ऐसे ही पड़ा था। हाँ, उन्होंने तगड़े अंदाज में खमकार कर अपनी आमद की इतला दी। आ गए हो कम वक्त, अव्वल दर्जे के डीट और पल्ले दर्जे के कमीने हो तुम। कहाँ मर गए थे? मर खप गए थे। जी तो चाहता है जूता लेकर ऐसी धुनाई करूँ कि लड़की फुल वॉल्यूम से बोलते हुए पलटी तो हौनक बने नवाब साहब को देखकर चला उठी। कौन है आप? अंदर कैसे हैं? क्या कर रहे हैं यहाँ? एकदम सारे सवाल करने के बाद उस लड़की ने कुर्सी के ऊपर से ही बराह रास्त छलांग आई। सूफे पर अगला जंप लगाने के बाद आइन उनके सामने आ खड़ी हुई थी। मुंह बंद कीजिए, खौफ आ रहा है। लड़की की बात पर नवाब साहब ने सिटपटाकर पहले मुंह बंद किया और फिर फौरन अपने बाजू समेट लिए थे। लाहौल वाला, यानी कि इंतहाई गुस्ताख मुलाजमा है। अब चंद में बाद उन्हें एहसास हुआ कि मुलाजमान की शान में गुस्ताखी कर चुकी हैं। हद होगी, यानी कि इस घर के मुलाजमिन को नवाबों से बात करने की तमीज़ नहीं है। सामने खड़ी लड़की जो मुलाजमा के लक़ब पर गैर का शिकार हुई जा रही थी, अब तंजिया अंदाज में देख रही थी। ओहो, तो आप नवाब हैं। इसने खासे महफूज अंदाज में नवाब साहब को देखा, जिनकी जुल्फ़ों से अभी भी कतरा कतरा पानी टपक रहा था। जी हाँ, हमें नवाब हसान अज़मुद्दौला वल्द महताबुल्लाह वल्द मिराजुल्लाह वल्द दुल्ला। लड़की की जुबान वो दोबारा पिसती थी। कुछ नहीं। हाँ, तो आप बता रहे थे क्या नवाब हसान? क्या नवाब हसान? ओ नो। लड़की की हालत सदमे से या शदीद हैरत से गैर हुई थी। इसके साथ ही वो फुल स्पीड से उनकी तरफ दौड़ी। अरे ये क्या करने जा रही हैं आप? नवाब हसान बुखला कर रह गए थे, मगर इससे वो कुछ समझते। लड़की आंधी तूफान की मानद उनके करीब से गुजरकर ग्राफ से एक दरवाजे से में जा घुसी थी। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? नवाब साहब हकीकतन परेशान होकर रह गए। मीना आपी वो आ गए सुनावर बेतरतीब सांसों के साथ तट से मीना आपी के सामने बेड पर गिरी थी। कौन? गुड्डू के पापा? गुड्डू के अब्बा किसी बदरू की तरह उनके साथ पर सवार रहते थे। सो पहला क्या नहीं कहा? नहीं, वो आए हैं। घबराहट पर इस पर बदतरा सवार थी। ओह, क्या बकरे आए हैं? करीबी सुबह पर बैठा सभी फरते मसला से बुरी तरह उछल पड़ा कि अभी सुबह तो उसने दादा से कुर्बानी की बकरियां मंगवाने की फरमाइश की थी। ओ खुदाया, ये तुम लोगों को समझ कहाँ चली गई है कि नवाब हसान आए हैं? सुनावा ने रूहान से लेजे में कहा। नहीं, सभी ने चारों उंगलियां मुंह में दाब ली। लगता है कर आए हैं।
और उनका भीगा भूगा हुलिया याद आया, मगर मीना आप ही उसकी तरफ मतवजो है गया, सभी की तरफ पटी, सभी तुम जाग रहे ड्राइंग में बिठाओ, बल्कि पहले दादा को तलाक करो, लेकिन हट रहने दो, मैं खुद अम्मी को बताती हूँ। वो बुखलाकर बाहर की तरफ लगी। मैं कोई नहीं जा रहा। अरे इधर मरो। मीना आपी ने उसे खिस्ता देकर बाजू से पकड़ा और घसीटकर पूरी कुव्वत से ड्राइंग रूम में धक्का दे दिया। और जब सभी लुटखलाता हुआ ड्राइंग रूम में दाखिल होता, पहली मरहले पर नींद में बॉम्ब फंस गया था और नवाब हसान के सामने इस तरह चारों शाने चित हुआ था कि दोनों हाथ सलीम शाही खुस्सों पर जमे हुए थे। खुशामदीद कहने का अंदाज में पसंद आया। नवाब हसान के लहजे और चेहरे पर तहसीन के तासरात छलक रहे थे। क्या आप समुद्री मखलूक हैं? नवाब खासी जिंदगी से सवाल किया। खूब, बहुत खूब, आपने हमें पहचान लिया, इसका मतलब है हम अपने अवाम में खासे मकबूल हैं। खासा कारोबार किया गया था। सभी तिल मिलाकर रह गया। तभी दरवाजा खोलकर रॉकी अंदर दाखिल हुआ तो सभी गिरज का बोला, कहाँ मर गए थे? मरे कहाँ थे? दादा हजूर को पैक करे थे। रॉकी ने चख कर जवाब दिया, हैं क्या इस उम्र में भी वो? नवाब हसान ने दास्तन जुमला अधूरा छोड़ दिया था। सभी खजल सा होकर रह गया। जी नहीं, ये इस पैकिंग की बात नहीं करा, इस पैग की बात नहीं करा। सभी ने फॉर्म जात की। यानी से दादा हजूर शेरवानी जेबतन के कमरे में दाखिल हुए। तब हसान को पैकिंग का मफहूम मालूम हो गया था। वो दादा हजूर के पीछे पीछे हवास पाकर मीना भी चली आ रही थी। इनके पीछे खुसर फुसर करती नाज़ीर और महरीन थी और सबसे आखिर में दादी मरहुमा के घर में मलबूस अम्मी हजूर झंझलाई सी ठोकरे खाती आ रही थी। दादा हजूर अम्मी हजूर खास से पुरतवाक अंदाज में नवाब हसान से मिलते। बाकी लोगों को देखकर इनके चेहरे पर सवारी अंदाज का नहीं लेते ही सभी ने तारों का फ्रीजर संभाल लिया था। यह मनाल है हमारी मीना आपी अपनी ससुराल में खासी खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं, मगर कभी कभी हमें बदहाल करने यहाँ चली आती हैं। इनके बाद शहजादी सनावर और फसाब का नंबर आता है। शहजादी सनावर नजर नहीं आ रही। नवाब हसान के लिए में छुपा इश्तियाक कर जैसे एकदम अयां हुआ तो जिसे महसूस करने के बावजूद से उसे नजरअंदाज कर दिया। सभी ने चौंक कर टीढ़ी आंख से देखा था, जो कि नाज़रीन में के हॉर्न मुस्कुराहट के अंदाज में फैल गए। वो आपको नजर भी नहीं आ सकती। क्यों? सभी के इत्मीनान पर वो नवाब हसान चुकी, इसलिए कि वो इस वक्त कमरे में मौजूद ही नहीं है। नवाब हसान के लटके मुंह को देखकर खासी खुशी महसूस करते हुए सभी नाज़रीन की तरफ पलटा और यह मोहतरमा नाज़नीन इफ्री साहब, नवाब साहब ने बहुत देखा। ये वो मोहतरमा थी जिनके बदौलत इस वक्त बीगे बने खड़े थे। इनके बाद माबदौलत नवाब सबीहुल हसन इफ्रिया साहब का नंबर आता है। वो मोहतरमा महरीन इफ्रिया साहब, और इनके में जो मुख्तलिफ किस्म की बिलियाँ खरगोश आपको नजर आएंगे वही मोहतरमा का कारनामा है। सभी तारफ़ का मरहला खत्म होने पर खसासा मसरूर था जब किसी ने जोर से इसके पहलू में चुटकी करी। क्या है? वो बनाकर आके तरफ उठा। मेरा तरफ वो मैंने बनाया था। सभी उसे घूरते हुए दोबारा नवाब साहब की तरफ में दौड़ गया। ये अल्लाह रखा है, मगर वाज़ह रहे कि किसी नदी का लिहाज करते हुए खुद को रॉकी करवाना पसंद करता है। जब ये मोहतरम दुनिया में तशरीफ लाए तो वालदा मोहतरमा इसकी शक्ल देखते ही इस दारे फानी से कूच फरमा गई। हमारी अम्मी जो गाँव वालों से कुछ फरमाते वक्त इन्हें अपने साथ ही थी, तब से अब तक ये हम पर किसी सजा की तरह मसलत हैं। पाप में पसंद है, इसे अक्सर पाप करते नजर आते हैं। क्या भूख लगे पर रोटी नहीं खाते? नवाब साहब बड़े गौर से राकी को दे रहे थे। सभी इनकी नज़रों के ताक़ में देखा तो दांत पीछे लगे मसूफ जिपने का मुजाहरा करते हुए अपने नए इनकोर कुर्ते का दामन आधे से ज़्यादा चबा चुके थे। राकी भाई नवाब साहब को मर्दाना खाने में ले चलो था ताकि ये ताज़ा हो सके, और मीना आप फौरन इनके खाने का बंदोबस्त करें। दादा हजूर ने नवाब साहब को चाय का आखिरी बूंद पड़ते देकर दाद जारी की थी। आइए मैं आपको मुर्दा खाने मेरा मतलब है मुर्दान खाने में ले चलूँ। राकी नहायत आज से कहता हुआ अपनी मैत में लेकर नेक्स्ट की तरफ चल पड़ा। हाय नहीं, क्या वाकई उन्होंने तुम्हें बुलावा समझा? नाज़रीन तरह मेरी नज़रों से सनावर को देखी थी। ज़ाहिर है पीली शलवार सुर्ख कमीज दुपट्टे और बिखरे उजड़े हुए गिर्द आलूद बालों समेत वो मुझे कोई शहजादी तो समझने से रहे। सनावर ने नहायत इत्मीनान से गोल्डन ब्राउन प्याज का जायजा लिया, फिर इनमें चिकन डालकर भूनने लगी। और रही से कसर हाथ में पकड़े जार ने पूरी कर दी होगी। महरी ने तंज किया, पाँव में जूता भी नहीं था मोहतरमा के। सभी जाने कब किचन में चला आया था, यानी कि हमारी नाकटवार में कोई कसर ना छोड़ी थी। और अगर आप नवाब हसान को मालूम हो जाता कि ये है मोहतरमा शहजादी सनावर से साहब, तो वह तो वहीं तर्ज से गिरकर बेहोश हो जाते बेचारे जी। और वह दो मेरे पंखे कोनों के दोनों में लगे जाले देखकर नाक बुझाते, तब आपकी नाक सलामत रहती ना। इसने पाव और टमाटर चिकन में शामिल करते कदे जलकर कहा, वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। नाज़नीन फ्रूट और ट्राइफल बनाते कहा, ये कोई नई बात नहीं, आपको अक्सर बातें समझ नहीं पाती। सभी बच्चे कच्चे फ्रूट पर हाथ साफ करा था। कुछ बको नहीं। नाज़नीन तेज़दार छुरी इसके आंखों के सामने रहते हुए सनावर की तरफ मतवज्जो। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि नवाब साहब ने खत में अपने आने की तक सुनाने की, तो फिर आज यानी 12 तारीख को क्यों कर टपक पड़े? इसलिए कि उन्होंने खत में भी अपने टपने की तरीके 12 ही लिखी थी। जवाब सनावर की बजाय सभी की तरफ से आया। चनाचा तीनों काम छोड़कर उस तरफ घूम गई थी।
क्या मतलब ये कि इनका खाता मीना आपी ने वसूल किया था। उन्होंने दादा हजूर को पढ़कर सुनाया था। नवाब हसन ने तरीक तो बना लिखी थी, मगर उर्दू हिंसों में मीना आपी को हमेशा की तरह मगालता था और वो 12 को 16 के हिंसे में बदल गई। और चूंकि उन्हें खुद पर तलीम याफ्ता होने का गुमान है, तो उन्होंने किसी और को ये खत दिखाने की बजाय दादा हजूर की दराज में बंद कर दिए थे। इसलिए तो सारी गड़बड़ होगी। वैसे सनावर, तुमने उन्हें देख लिया ना? सच सच बताओ कैसे लगे? महरीन ने उसके कान में घुसते हुए शरारत से बताया। काफ़ी हद तक मैंने से मुशाबत है। सनावर की बात ना नाज़नीन की हंसी छूट गई। वो सारा कारनामा तो नाज़नीन की बच्ची का था, जबकि हकीकत में तो अच्छे खासे स्मार्ट है। महरीन दोबारा से आगे मतवज्जो हुए बोली थी। तभी मीना पे खासी में किचन में दाखिल हुई। कहाँ है सनावर? उफ, एक इतना बड़ा दुपट्टा अभी किसी जाब से कम नहीं। वो खासी झुंझला गई थी। तेजी से अंदर आते हुए दुपट्टा पीछे रह गया था। खुद आगे बढ़ी थी। मुंह बड़बड़ाते हुए उन्होंने कर्फ लगे दुपट्टे को आखिरी कोने से पकड़ा, बेजारी से गर्दन के गिर्द 2-4 बल दकर इसे समेटा। ऊपर से इतनी गाढ़ी उर्दू बोल का मुंह दुखने लगाया मेरा। उन्होंने यूं ही सिंक में रखे बर्तनों के अटक उटक की। और जो तुम किचन में उसे क्या कर रही हो? जाकर कंपनी दो। आप सबको उन्होंने सभी की तरफ जानकर बगैर अपनी सनावर की तरफ मतवज्जो रही। सोफे यकीन था मुख्तमा सर झाड़ मुंह पहाड़ घूम रही होंगी। जब जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करो। इस स्काई ब्लू कुर्ता पजामा पहन लो, मैंने इसलिए कर दिया। ये क्या बात हुई मीना पर? कोई मुनफरद सा लिबास निकालती ना। कुर्ता पजामा तो राखी भी पहन लिया। महरीन को ये माजूद एक आंख भाई, तो क्या राखी कुर्ता पजामा पहनकर शहजादी सनावर लगने लगी है? सनावर कुर्ता पजामा पहनकर राखी बन जाएगी? हद हो गई है। यानी कि वो जलकर कहती हूँ आगे बढ़ गई, मगर फिर पलट आई। और हाँ, बालों को यूं मत छोड़ देना जैसे अभी भी इनमें बम फोड़ा गया, बल्कि बालों की सीधी मांग निकालकर परांदा डाल लो। परांदा सनावर का कब कराएगी? जबकि नाज़नीन अपने हाथों से इनकी इसकी पोनी नापने लगी थी। नामुमकिन मीना आपी, नाज़नीन ने मायूसी के अंदाज में सहलाया। बिलफर्ज हमने मशक्कत कर भी ली तो ऐन मुमकिन है कि सनावर साहब के सामने हाजिर थी। इधर वो परांदा कदमों में। नाज़नीन ने सनावर को डरा दिया था। बेवकूफ़, नकली बालों की चुटियाँ मेरे कमरे में पड़ी है। परांदा इसमें डाल लो और सनावर के हाथ में पकड़ा दो। महरीन ने फट से फिक्रा जुड़ दिया। शट अप, क्लिप या बैंड वगैरह कागज़ के बालों को सेट कर दो। इनकी सोच समझी स्कीम सुनकर और वो रुहान सी हो गई थी। क्या तमाशा? आप ये सब करना ज़रूरी है क्या? खबर ज़्यादा बोलने की कोशिश की। ऐसे मामलों में बच्चियाँ अपनी राय नहीं देती। जी हाँ, बच्चियाँ तो जैसे भी फीडर पीती रहती है ना, वो चमचा पटक कर कुर्सी पर जा बैठी। और हाँ, खाने तक तैयार हो जाना। खाना सब लोग इकट्ठे खाएंगे। सब लोगों पर जोर देकर किचन से बाहर निकली। अभी सनावर दरवाजे को घूरी थी जब दोबारा नमूदार होगी। और हाँ, फॉर गॉड से कापी बस कर। इसकी आंखें सचमुच में भर आई थी। इसका आखिरी हाँ बस आखिरी बात, और वो ये कि दुपट्टा सिरकने ना पाए। दुपट्टा सर से सिरकने ना पाए। एक तो गिलाफ तहसील समझा जाएगा, और दूसरा वो जुमला अधूरा छोड़कर बाहर निकल गई थी। यार पकड़ना, मैं बेहोश हो रही हूँ। वो शरीर सदमे के जेर लहराती हुई किचन में टेबल पर गिरती थी, जबकि महरीन और नाज़नीन के छत पर कह के आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। जनाब किबला और काबा मोहतरम नवाब एहसान खुली किताब बंद करके एक तरफ रखते हुए उसकी तरफ मतवज्जो है। एक बात तो बताइए मोहतरमी, हैं नवाब साहब, क्या आपको हमारे मुज़क्कर होने पर कोई शक है? राखी मोहतरमी के लफ्ज़ पर तड़प उठा। अरे अरे नहीं, अल्लाह रखा। उन्होंने तो अपनी दांत में इसे राम करने की कोशिश की, मगर वो यूं चला के गोया बिच्छू ने टांग मारा। नवाब साहब हरकतें अभी क्या सिर्फ हमें ही अल्लाह ने रखा हुआ है? इसके शिकायती लहजे पर नवाब साहब सजका करके देखिए, हम तो सिर्फ ये मालूम करना चाह रहे थे कि क्या शहजादी सनावर भी खाने पर मौजूद होंगी। इनके खोजते लहजे पर दुनिया जहाँ की बेनियाजी राखी के चेहरे पर आ लगी थी। मालूम नहीं, चलिए इतना तो बता दें, वो हैं कैसी? खासी खूनखार हैं। क्या मतलब? क्या काटती हैं कदर खफजा? मैंने ये तो नहीं कहा। राखी का अंदाज मुकरने वाला था। अच्छा, वैसे देखने में कैसी है? लहजे में इश्तियाक की फरमानी थी। मालूम नहीं। राखी ने कंधे झुकाकर पढ़ाया और सबक दोहराया, और इसकी साफ दांदी पर नवाब सामने कड़े तीरों से उसे घूरा था। खाना दस्तरखान पर लगाया जा चुका था। नवाब साहब ने बैठते हुए तमाम अफराद का जायजा लिया, मगर निगाहें गोहरे मकसूद को पाने में नाकाम थी। वो दिल में अफसोस करते हुए अपने ख्यालात में खो गए। चुंगी जब मीना आपी कह रही थी सनावर तुम यहाँ आ जाओ, उन्होंने एहसान के सामने वाली नशिस्त से इसके मुंतखब की थी। नवाब साहब ने फ़ौरन सर उठाकर देखा और फिर तवील सांस लेकर रह गए। बड़ा सा दुपट्टा कुछ इस अंदाज से उड़ा गया था कि शक्ल काक बुरके का मतवादा लग रही थी। वो मूली सी झलक भी ना देख के सोने पर सागा ये कि मीना आपी की पेशकश को मुस्तरद करती हुई और दादा हजूर के पैर में जा बैठी थी। और फिर खाने के दौरान उन्होंने सर तोड़ कोशिश की कि इसके दीदार की। कभी गिलास लाने के बहाने आगे हुए, कभी कोई डिश लेते हुए आंखों को शरकन गड़बड़ हरकत की, कभी दाएं खिसकी कभी बाएं। और साकत उस वक्त हुए जब अपने सामने बैठे सभी के चेहरे पर शरीर से मुस्कुराहट दिखी। हसन लीजिए ना, सिंगापुरी चिकन सनावा ने बनाया है। मीना पिन की खादादारी में मसरूफ थी। ये भी लीजिए ना, सनावा ने बनाए हैं। सभी ने माल्टों की नौकरी उनकी तरफ बढ़ाई। माशाल्लाह क्या कुछ बना लेती हैं मुस्तफा ने हल्का समझा। बेवकूफ़, बहुत अच्छा बना लेती हैं, और उल्लू बनाने में तो उनका कोई आसानी नहीं है। इससे पहले कि सभी उसके मज़ीद खूबियाँ गिनवाता, मीना आपी की कोहनी ज़ोरदार तरीके से उसकी पसलियों में लगी। वो गालबनी समझने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए
इसे टोकरी की एक ही झटके से उस टोकरी एक ही झटके से उसके हाथ से छूटी थी और एक मालता उड़ता हुआ नवाब शान की प्लेट में पहुंचा और नतीजे के तौर पर सिंगापुरी चिकन उड़कर नवाब की गोद में जा बैठा था। नवाब टोकरी गालबन जग पर लगी थी, इसलिए पानी बिलबिल करता हुआ दादा से गिर रहा था। उफ सभी, तुम्हें कब अक्ल आई थी? दादा के पैरों से निशानी आवाज बढ़ी तो नवाब शान को गोद में पड़े चिकन को भूलकर उसकी तरफ मतवज्जो हो गए थे। सनावर फौरी तौर पर अपनी जगह से उठी थी और बेहसान की मुतसन गाय लंबी चौड़ी परांदे का नजारा ही कर सकी थी कि दादा हज का वसी और ईजी वजूद एक बार फिर उनके निगाह के रास्ते में हायल हो गया। ओ गॉड, उन्होंने बेचारगी और बेबसी के सास से मगलूब होकर गर्दन करने पर डाल दी थी। ठीक, थैंक गॉड वो हमारा प्लान कामयाब रहा और ये ना आइन मुमकिन था कि नवाब हसन सनावर को देखकर कहते हैं माफ़ कीजिएगा, हमें मुलाजमों के साथ खाने की आदत नहीं है। नाज़रीन के कहने पर बाकी सब मुस्कुरा दिए, जबकि मीना अपनी नाराजगी के इजहार के तौर पर महफिल से वॉकआउट कर गई थी। वैसे सनावरबाजी, जितनी लंबी आपकी छुट्टियां हैं ना, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था झूला लेने को, राखी के दांत निकालते हुए कह रहा था। वो सब इस वक्त बरामदे में मौजूद थे। सान नक्सी में तशरीफ ले जा चुके थे। सनावर किसी तौर पर भी नवाब साहब को अपना चेहरा दिखाने पर राजी नहीं हुई थी। बाकी सबको मजबूरन उसका साथ देना पड़ा। अब तो ये खौफ था कि अगर जो उन्होंने इसे देखते ही पहचान लिया कि वो पहले दिन वाली गुस्ताख मालूम है तो जाने उनका हौलदेवन क्या होता है। इसलिए वो सब चेहरा ना दिखाने वाली तरकीब की कामयाबी पर खासे खुश थे, बल्कि अम्मी और मीना आपी की बराबर डांट भी उन्हें बदमजा नहीं कर पाई। इस वक्त बरामदे में वो बराजमान वो सब खुशगपियों मसरूफ थे जब दादा चले आए, जो अपनी शेरवानी के बगैर खासे खैर मुतमिन लग रहे थे। क्यों मियाँ सरदे, आपको क्या हुआ? उन्होंने आते सभी के कमर पर छिड़क जाई, जो खिलाफ आदर खामोशी से तख्त पर रौंदा पड़ा था। दादा इन्हें बकरेरिया हो गया है। राकी दिल से दहलाने अंदाज में कहता उन्हें नजदीक चला। ये बकरेरिया क्या होता है? दादा की मालूमात इस बारे में इंतहाई नाकस थी। इंतहाई खौफनाक बीमारी है जी, बकरीद के नज़दीक तो ये वबाई शक्ल इख्तियार कर लेती है। राकी तुम बीमारियों में भी अपने जैसे ही ढूंढते हो जिनका सर ना सर होता है ना पैर, दादा ने कुफन अंदाज में कहा। राकी फौरन से बिस्तर अपने पैर और सर ढूंढने का सभी मियाँ ये मसला है भाई, क्या मसला है भाई, जरा चेहरा तो दिखाओ। उन्होंने सभी को जीता किया। दादा हजूर, हमें नहीं पता, हमें बकरा चाहिए। दादा को माइल बैल्ताफ पाकर सभी ने जट फरमाइश कर दी। माशाल्लाह, बकरा मांग रहे हो या चॉकलेट? अगर आपने इस दफा चॉकलेट की कुर्बानी देनी है तो वो दे दें, तो वही ले दें। मैं उसी के गले में रस्सी बांध कर पूरी कॉलोनी में ही घुमा डालूंगा। कम अज कम लड़के छेड़ने से तो बाज आ जाएंगे। भाई हैं तो क्या इससे पहले लड़के तुम्हें छेड़ते हैं? जी हाँ, अभी कल ही तो एक लड़का गया था नवाब सबीउल हसन साहब, बकरा खरीदने की इस्तात नहीं रही तो मुर्गी के गले में ही रस्सी डाल ले। मुर्गे के गले में रस्सी डालने नवाब खानदान की इज्जत रह जाएगी। सभी ने दादा के नवाबी खून को जोश दिलाया। इंतहाई नामकू लोग बस्तियाँ। हमारा तो ख्याल था कि ईद से एक रोज़ कबल मंगवा लिए जाएंगे। अब देखो ना, 15 दिन बाकी हैं ईद में और इतने दिन इनकी देखभाल कौन करेगा? जो रोकी दादा ज़रूर मैं करूँगा देखभाल। आखिर इतने अरसे में मैंने सभी मियाँ की देखभाल भी तो मैं ही कर रहा हूँ। राकी ने फ़ौरन अपनी खिदमत पेश की। उफ, वो तो ठीक है, लेकिन बकरे कौन लाएगा? लेकर भी मैं हूँ। बकरे ताने में खासा माहिर हूँ। राकी ने गर्दन उठाकर कहा। तुम तो बकरे ताने में ही माहिर हो सकते हो। सभी की बात पर इसका मुंह बन गया। अच्छा चलो ठीक है। चंद लम्हे की शिशुबंद के बाद दादा ने इजाज़त के साथ हज़ारों नसीहतें और पैसे भी उनके हवाले कर दिए। दादा आप क्या सोच रहे हैं? दादा की पूरी सोच नजरें राकी और सभी के कम दरवाजे तक जाती देखकर सनावर ने बेख्तियार पूछा। सोच रहा हूँ अगर बकरा भी बंदे ताने में मार हुआ फिर इनके बेहद जिंदगी कहने पर सनावर भी इतनी ही जिंदगी से इन्हें देखा और फिर खिलखिलाकर हंसती थी। बकरा आ गया। बकरे के इंतजाम में दोपहर से शाम होगी, तब कहीं जाकर खामोशी और सोए हुए माहौल में मेहरीन की चहचहाती आवाज़ बढ़ी थी। किचन में काम करती सनावर और उसकी आवाज़ सुनकर एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। अरे और उसके सनावर उसकी आवाज़ सुनकर एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। अरे पहले ये मसाला पीसो। अम्मी ने भागते चोर की लंगोटी के साथ उसका परांदा खींचा तो अगले ही पल परांदा चुटिया समेत उनके हाथ में था और सनावर किचन से बाहर। वो लान में पहुंची तो सभी बकरे की रस्सी थामे गर्दन अकड़ाए सीना फैला खड़ा था। सनावर देखो कितना खूबसूरत बकरा। बकरा कौन सा? उसने आती एक नजर बकरे पर और दूसरी सभी पर डाली थी। वहीं से पहले के बकरे की निशानदेही की जाती मीना भागती हुई चली। कहाँ है बकरा? अनेक्सी के टेरेस पर। क्या? से बोली। दूसरा बकरा गया। अम्मी हुजूर, क्या वाकई इतनी मासूम है जितनी इस वक्त नजर आ रही है? सभी ने बोल उनके जायजा लिया। क्या मतलब? अम्मी के तेवर बिगड़ने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता था, इसलिए उन सभी ने फ़ौरन पंतेरा बदल दिया। अम्मी हुजूर छोड़िए दूसरे बकरे को, ये अपना शहजादा बकरों से कम तो नहीं है। माशाल्लाह कदर कामत बिल्कुल राकी जैसा है। सभी को बकरे की मदाद से इससे बेहतर तशबीह ना सूझी थी। गोया सवाल ये पैदा होता है कि बकरा राकी जैसा है या राकी बकरे जैसा है। महरीन ने हल तलब मसला उठाया तो सब अपनी गौर फिक्र में लग गए, जिनमें सरफेस राकी था।
मीना अपने सनावर के कमरे का दरवाजा आस्की से खोलकर अंदर जाकर गालबन कोई फिल्म चल रही थी और सनावर फिल्म के साथ साथ मजे से चिप्स उड़ा रही थी। यहाँ ऐश का आलम है और हमें आके रातों को नींद गंवाए बैठे हैं। वो बुढ़ाती है अंदर दाखूंगी। सनावर क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, क्या कोई काम था? इसने टीवी पर नजरें हटाकर इन्हें देखा। हाँ काम ही था। वो दरअसल नाज़रीन अम्मी के साथ किचन में मसरूफ है। मेहरीन अभी तक किचन से नहीं लौटी और राखी को मैंने दुपट्टा रखवाने में जावे जाए। इस लंबी चौड़ी तमीज पर सनावर ने खासी हरसी ने देखा। तो ले दे कि अब तुम रह गई, इसलिए तुम जाकर नेक्स्ट की डस्टिंग करो। उन्होंने हतर मकान अपने लेजे को आम बनाने की कोशिश की थी। गोया ये पक्का इंतजाम करके ये वो तवील सांस लेकर गए। नवाब साहब वहीं मौजूद हैं? नहीं भाई, नहीं बहू कुछ देर कबल बाहर गए हैं। प्लीज तुम थोड़ी सी झाड़ पूछ कराओ ना। 2 रोज से इनका कमरा साफ नहीं किया गया। क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? अब बस 2 मिनट का काम है। आर श्योर आप ही कि वो बाहर गए हुए हैं? उसे मशकूक अंदाज में ने देखा। लो भला मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? वो बुरा मना गई। मैं तो खुद ये काम कर आती, बस वो गुड्डू के उठने का टाइम हो गया इसलिए। अच्छा आप ही जा रही हूँ? वो महज इनकी नाजगी ख्याल से उठ खड़ी हुई थी। अच्छा मीना आप इनके ने नवाब हसन की गैरमर्जी का पूरा यकीन दिलाया था, मगर इसके बाद सनावर को कुछ शक सताई से दबे पाँव कमरे के दरवाजे तक आकर उसने की होल से अंदर झांका था। कान लगाकर आहट सुनने की कोशिश भी की थी और फिर चोरी चोरी गर्दन दरवाजे से अंदर डालकर आंखों को सर्च लाइट की तरह हरकत देते हुए पूरे कमरे का जायजा लिया और हर तरह से इत्मीनान का जायजा करने के बाद ही वो कमरे में दाखिल हुई थी। उसकी पहली नजर साइड टेबल पर फ्रेम तस्वीर पर पड़ी थी। माशाल्लाह आसमान तो इस तरह सेट कर रखा है गोया गर्दमा ढूंढने का रहा था। उसने एक नजर चारों तरफ दौड़ाकर फ्रेम उठा लिया था। हाथ में राइफल लिए एक मुद्दा शेर के ऊपर पांव रखकर तस्वीर बनाई गई थी। हाँ नवाब कम के साथ ज्यादा लग रहे हैं। उसे झुककर तस्वीर वापस रख दी थी। कमरे में सफाई की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। बस चंद किताबें पर रखा। बेड कवर झटकर दोबारा उछालने के बाद पलटी तो नजर जराबों पड़ी। एक जराब बेड के करीब पड़ी थी, दूसरी की तलाश उसार के बाद बिनोनी दरवाजे के करीब से मिली। कहने को नवाब मगर आदतें किसानों जैसी हैं। ऐसी अम्मी का तकिया कलाम याद आ गया जो अक्सर ऐसे मौके पर सभी के लिए वो बोला करती थी। इसने एक चुटकी में जराबें पड़ गई और दूसरी में अपनी नाक। गारबन उनके यहाँ जराबें धोने का रिवाज नहीं। इसने जराबें जूते में रखने की बजाय डस्टबिन में फेंकी और हाथ जाने लगी। तभी हल्का सा खटका हुआ तो वो चौंक सी गई। अगले लम्हे बाथरूम का दरवाजा खुलते देखकर उसका दिल उछलकर हलक में आ गया था। वही अम्मी वो एक लम्हे कम जगह साकते फिर कण खाकर उन्होंने दरवाजे की तरफ लपकी। रुक जाओ, बारीक गूंजदार आवाज रो व दबदबे से रास्ता थी। सनावर दरवाजे का पट थामे जहां की तहां रह गई। सांस न जाने कहाँ टका था कि कोश के बावजूद ना बाहर निकला अंदर आया। दिल फुटबॉल की माना सीनों की दीवारों से टकरा रहा था। कौन है आप? वो 2 कदम आगे बढ़े और सनावर के दांत यूं बजने लगे थे गोया मुंह में तबला फिट करा रखा हो। जिसम लग बेद मंजनू की तरह काम नहीं लगा था। भाई आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। इसकी पुष्पा दोबारा आवाज उभरी। मैं और वो यही रमादा जैसे ख्याल है कि इस वक्त ना तो इसकी पुष्पा बरामदा जुड़ा पैरों में गुस्सा तो दरकनार चप्पल तक न्यूज ना थी और ये ख्याल आते इसने ऑन वहां सूझा तो बंदूक से निकले वाली गोली की तरह वहां से भाग निकली। अरे रुको सुनो, नवाब साहब काटे इसके पीछे लगे मगर वो तो यूं भाग रही थी जैसे ब्रेक फेल हो गए। इसी अंदाज भाग दौड़ में वो सामने आते हुए स्तून को भी ना दे सकी, बल्कि शायद स्तून का ही कसूर था कि वो सनावर को अपनी तरफ भागते देखकर अपनी जगह से खड़ा रहा। अगले ही में टन की आवाज के साथ मोहतरमा शहजादी सनावर अफसर खाक चाटते हुए सर पे नाचते हुए खाक चढ़ते हुए सर पे नाचते सालों से महफूज हो रही थी। देखा कर गई ना, गोल्डन खुशे में फंसे गोरे गोरे पाँव इनके सामने देखा गिर गई ना। गोल्डन खुशे में फंसे गोरे गोरे पाँव इनके सामने आकर रुके थे। उफ इतनी बेज थी ये कमबख्त, जमीन भी तो नहीं फट रही थी और वरना इसमें समा जाती। उसने जोर से आंखें मिली थी। बाग भी तो ऐसी थी कि जैसे कोई बला पीछे लग रही। उन्होंने कदे झुककर इसे बाजू से थामकर उठने में दी। बला का नाम तो उन्होंने बदनाम किया होगा जिनके पीछे आप नहीं लगे होंगे। बमुश्किल उठते हुए वो बंद होंठ में समेत लाई थी। साथ ही पेशानी पर तलू होते गम्मड़ को महसूस करते हुए उसने सर पर पड़ा दुपट्टा पेशानी से नीचे खा दिया। सलाम साहब कोई चारा ना पकड़ो बोल रही थी। वालेकुम सलाम, लेकिन सलाम में इतने सी नहीं होते। खैर ये बताओ कौन हो और हमारे कमरे में क्या कर रही थी? मुलाजमा साहब कमरे की सफाई करने गई थी। गम्मड़ का बढ़ता हुआ हुजूम से परेशान कर रहा था। मुलाजमा गोया इस घर के मकीन अपने मुलाजमों से बहुत अच्छा सलूक करते हैं। वो इससे अच्छे खासे लिबास से मुतासर हुए बिना न रह सके। लेकिन तुम वहाँ से भागी क्यों? अचानक ख्याल आया मैं डर गई थी। क्यों? क्या हम इतने डरावने हैं? वो गार्बन बुरा मान गए थे। नहीं तो नवाब अली, मेरा मतलब है जनाब साहब। उफ बस हिकला कर रह गई थी। यूं भी अगर तुम सफाई के इरादे से आई तो तुम्हें दरवाजा खटकाकर हमसे इजाजत लेकर अंदर ना जाना चाहिए थे क्या? चोरों की तरफ बल्कि चोरनी की तरह कमरे में दाखिल हुई फिर भाग खड़ी हुई। उफ क्या फंस गई मैं। उसने अपने चकराते हुए सिर को संभाला। माफ कर दो भाई, माफ़ कर दे भाई हुजूर, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। जान छुड़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही समझ में आया। माफ़ तो हम कर देंगे, बशर्ते तुम हमारे सवालों के ठीक ठीक जवाब दो। जी फरमाइए।
नवाब हसन ने मुलाजमा को समझकर आंख उठाकर भी इसकी तरफ नहीं देखा था। सो इत्मीनान से स्तून के सहारे खड़ी होगी। ये जो अपनी शहजादी सनावर हैं जी, और अपनी कहने पर तड़प उठती है। नवाब साहब एकदम से गड़बड़ा गए। मेरा मतलब है जो आपकी शहजादी सनावर हैं वो देखने में कैसी हैं? राज अंदाज में पूछा। उफ मीना, अभी मुझे वापस आ लेने दें, आपका तो मैं हशर करूंगी। आपने बताया नहीं? नवाब सने से चुका दिया। वो जी सभी जैसी हैं। उसने कुछ लम्हे सोचने के बाद कहा, क्या क्या उनकी भी मुच्छी हैं? हाँ, ये तो क्या सभी की मुच्छी है? वो सभी की शक्ल सोचने लगी। ला हौला वला, गोया अगर तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि तुम शहजादी साहब के बारे में हमें कैसे बताओगी? इनकी आंखें चमकदार सितारों की तरह रोशन है, या अमावस की रात जैसी? इनकी नाक सुतमा है, या चपटी गालों पर गुलाब खिलते हैं, या गेंदे के होंठों से फूल झड़ते हैं, या पत्थर क्या करें? इनकी हंसी रिमझिम करती नरम फाड़ जैसी है, या तूफानों बादलों पर गरज चमका तासर देती है। हाँ मुलाजमा, तुमने भी बहुत मायूस किया। वो खुद कलामी के अंदाज में बोलते चले गए, और सनावर का बस नहीं चला था कि इन्हें उठाकर जमीन पर इतनी पटखनियां देकर मोहतरमा सतवा नाग गुलाब गेंदा गुलाब सब बूझने और तूफान बादाबारा में गरज चमका मफहूम भी इन्हें खूब अच्छी तरह समझ में आ गए। समझ में नहीं आता क्या करूँ, इतने दिन हो गए और अभी तक वो बुढ़ाते बिरौनी ग्रेट की तरफ बढ़ गए थे। सनावर भी कमरे की सफाई के साथ नवाब साहब पर भी लानत भेजी और अपना माथा चलाते वहां से चल पड़े। अब इसका राधा मीना आपी से जग्गो जदल का था। बाद अजीब ही नहीं, हैरान को नहायत परेशानी का सबब भी थी। मीना आपी ने गुड्डू की नई शर्ट धोकर टेरेस पर डाली थी। बाद में टेरेस से कपड़े उतारते हुए मालूम हुआ कि शर्ट नीले लान में जाकर गया। अब बाद में शर्ट तो लान से मिल गई, मगर इसकी दोनों आस्तीनों वाला दामन गायब था। सभी मियाँ अपनी किताब बरामदे में तख्ते पर रखकर भूल गए थे। अगली सुबह इमाम गुजारी और खल्दून के सवाक पूरी किताब से पूरी तरह गायब हो चुके थे। इसलिए तो दादा हजूर भी परेशान हो उठे। जब राखी के सामने पान की गोलियां चाकर उनके लिए पानी का गिलास लेने गया, वापस आया तो पान की गोलियां मुँह का नामो निशान तक न था। रॉकी दवा से ये गिलवाने की कोशिश कर रहा था। इस अरसे में इसके पास कौन आया था? दादा से गिलवाने की ये कोशिश कर दादा से ये गिलवाने की कोशिश कर रहा था कि इस अरसे में इनके पास कौन आया था। और दादा कुछ भी कहने से मौजूद नजर आते, क्योंकि इस दौरान में ना सिर्फ इन्हें ऊँग आई थी और बस इस शाम महरीन ने गुड्डू को प्लेट भरे के आलू के चिप्स दिए। इसे बरामदे में छुड़ा। जब वो अपना चाय का कपड़े कराम से तो चिप्स वाली प्लेट बिल्कुल खाली थी। गुड्डू मियाँ की नजर सामने दीवार पर चपकी थी और खुद गौतम बुद्ध के मुजस्मे की तरह साकत थे। सबसे ज्यादा सदमा तो नाज़िम को इस वक्त पर उठाना पड़ा जब इसके दुपट्टे पे दो बड़े बड़े नहायत डिजाइनदार शिकाफ पड़े। ये वो दुपट्टा था जिस पर वो महीने भर से क्रोशिया का काम करी थी और आधा ईद पर पहनने का था। इस सदमे के जेर असर गड़बड़ के सामने दादो फरियाद की थी कि खुदारा इस मनहूस को तलाश किया जाए जो खाने में सरंजाम दे रहा है। सभी तो इन दिनों अपने राज दरार बकरे के सिवा मसरूफ था। सो इसने नाज़िम के बात पर कान धरने की जगह नहीं फरमाई। नवाब साहब ने सारी बात सुनने के बाद सारा इल्जाम राखी के सर पर डाल दिया था, क्योंकि कपड़े निकलने का अमलीम जरा तो वो पहले मुलाकात में इनके सामने पेश कर चुका था। लेकिन इस बात को इसलिए तस्लीम नहीं किया गया था कि किताबें निकलने का अमलीम जरा राखी ने भी अभी नहीं किया था। महरीन को पूरा यकीन था कि सारी कारस्तानी सभी की है। महरीन को पूरा यकीन था कि सारी कारस्तानी सभी की है, क्योंकि सारे घर में एक वही बंदा ऐसा था जो बैक वक्त पान चिप्स का शौकीन था। लेकिन फिर इसको आगे पता था कि सभी को नाज़िम के दुपट्टे और गुड्डू की शर्ट से क्या दुश्मनी हो सकती थी है। क्या सुन लिहाजा मसला अभी जूं का तुम बरकरार था। सनावर अभी बरामदी में तख्त पर लेटी इसी सोच विचार में मसरूफ थी कि और साथ अपनी सूजी नाक और माथे पे बने गोमर को सभी सहला रही थी। इसके बाद वो 2 दिन से सबके साथ मिलकर खाना भी नहीं खा सकती। इसी हालत में नवाब साहब देखेंगे ये बात किसी को मंजूर नहीं थी। लिहाजा खाना तीनों वक्त वो इनकी तबीयत की खराबी का बहाना करते हुए इसके कमरे में पहुंचा दिया जाता। और सनावर इस बात से इतनी खुश थी कि इसने दिल में सोच रखा था कि जुई से नवाब साहब के सामने पेश होने के लिए कहा जाएगा वो एक बार फिर स्टून को टक्कर मार देगी। सनावर मीनापी की वादने से बुरी कर दिया। जी इसने सत्ता पाड़ी चादर चेहरे से उठाकर देखा। खासी मुतमिन और शादो फरमान लग रही थी। सनावर को ये था कि मैं नेक्सी की तरफ से आ रही है, क्योंकि नेक्सी पर नवाब साहब की बिग फ्रेंड्स इनके पास मजीद लंबी हो जाती थी, जैसे हर रोज इसे सरेनो सुनाती थी। वो मैंने नवाब साहब से तुम्हारी खराबी तबीयत का जिक्र किया था, वो तुम्हारी याद के लिए आना चाहते हैं। उन्होंने डरते डरते इससे कहा और चंद सेकंड उठकर बैठ गई। आप ही मेरी समझ में नहीं आता कि आपको बैठे बैठे क्या हो जाता है। आप सूजी में नाक और इस गोमन के साथ जी नहीं, बिल्कुल ठीक है तुम्हारी नाक। गोमड़ भी बस कैब होने वाला है, एक आध नज़र में तो इन्हें भी पता नहीं चलेगा। फॉर गेट्स गॉड से कापी खाम मेरा तमाशा मत बनाई। से ताव आ गया था। तमाशा मैं तुम्हारा नहीं, तुम हमारा बनवा रही हो। हफ्ता हो गया नवाब हसन को यहाँ हुए, बस एक झलक देखी है उन्होंने तुम्हारी, और तुम हो के खाम का बहाने पर बहाना किए जा रही हो। क्या सोचते होंगे हमारे मतलब कि हमको यूं ही खाम खा इस काम को तोड़ देने जा रहे हैं। बाहर में जाए वो और जहन्ने में जाए इनकी सोचें। वो दांत पीसी तख्ते से नीचे उतरने की कि मीना आपी ने वहीं से भेजा। आराम से यहाँ बैठी लोग खा नहीं जाएगा वो तुम्हें। खुदा का डराले हिंदा ढंग है मोहतरमा किया। मीना आपी के गुस्से का ग्राफ ऊपर ही पहुंच रहा था।
जानती हो दादू हमें कितनी परेशान है, अगर चाहे वो तुम पर ज़ाहिर नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सर पर चढ़ती जाओ। आराम से बैठो, खबरदार जो हिली यहाँ से। इनका बस नहीं चाहता कि कोई मंत्र फूंका सनावर को वहीं जामुन साबित करती है। इसे कड़ी निगाहों से घूरते हुए उन्होंने नीचे तकिए के नीचे से प्रांदा छुटिया समेत निकाला और इसके बारे में निकालने लगी। उफ, अब इसकी क्या जरूरत थी, वो चीख पड़ी थी। ज़रूरत है बेवकूफ़ आसान की वालदा को लड़कियों के लंबे बाल पसंद हैं, तो फिर मैं क्या करूँ? ये नकली चुटिया सारी ज़िंदगी तो नहीं लगा सकती ना शादी के बाद। अगर शादी के बाद कोई बहाना किया जा सकता है, कह देना चिंगम लगी थी बालों में इसलिए कटवा लिया। मीना आपी बहुत दूर तक सोच चुकी थी। अरे वो आ रहा है एहसान, आराम से बात करना, दुपट्टा सर पे ठीक से ओढ़ लो। उन्होंने एकदम बताया तो सनावर के हाथ पाँव पड़ गया। आपी मैं बहुत पज़ल हो रही हूँ। उफ़ बहुत बेवकूफ़ हो तुम, ये रंग क्यों पीला पड़ा तुम्हारा? नवाब हसन लो अब हाथ पाँव भी काँप रहे हैं। सनावर मैं क्या करूँ तुम्हारा? भाई खुद को संभालो, वो नज़दीक आ गए हैं। मीना अभी ने इसे चली तो क्या देती, उल्टा इसके छक्के छुड़ा रही थी। उसकी तो ये हालत थी कि अब रोती है कि तब। अच्छा मैं ज़रा गुड्डू को देख लूँ। उन्होंने बाने सुना, मगर सनावर ने मजबूती से उनका हाथ पकड़ लिया था। आप ही प्लीज़, आप तो बैठ रही हैं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं कैसे देखेंगे मुझे। इसकी बाद में कपकहाहट उतर आई थी। लो और सुनो, बदतमीज़ आंखों से ही देखेंगे। उन्होंने अपने सर पर हाथ मारा। अब मुझे जाने दो, बरामदे की सीढ़ियों तक आ गए। उन्होंने हाथ चलाने की कोशिश की। क्या आ गए हैं? सनावर की आंखें फैली हो गई। लम्हे उसने आपी का हाथ छोड़ा था और छलांग मारकर तख्ते से नीचे उतर आई। सनावर नहीं भई, ये बदतमीज़ी है। इसका इरादा बांध कर एकदम से पकड़ने को उठी, मगर उनके हाथ में सिर्फ परांदा था। चुटिया समेत सनावर तो बस 2 क्लांचों में रिंग के बेडरूम की खिड़की तक पहुंची और दूसरी तरफ बेड पर छलांग लगा दी। चंद लम्हों बाद मैं रिंग को चलाने पर इसे चंद लम्हों बाद महरीन के चलाने पर इसे मालूम हुआ कि वह बेड पर नहीं है, खुद महरीन पर सवार है। इधर मीना अपी की गोल गोल आंखें हाथ में झूलते परांदे का नजारा कर रही थी। ये क्या हो गया? इसने काबिल यकीन वाक़े पर शुश्तर रह गई थी। ये तो बहुत फनी और बहुत मज़े का नावल लग गया। अब क्या होगा? सनावर की याद की दावत उन्होंने खुद ही थी। इंसान को बेइज्जती, शरीर बेइज्जती। क्या बताऊंगी कि बीमार मुसाहिबा अभी भी टार्ज़न की तरह छलांग लगाकर यहाँ से भाग गई हैं। कदमों की आवाज़ नज़दीक आ रही थी। इनका दिल रोने का चाहा, मगर अगले ही लम्हे वो गुलाब से तख्त पर जा पड़ी, चादर के नीचे गुम हो चुकी थी। लगता है तबीयत ज़्यादा ही खराब है। नवाब साहब ने तख्त पर लेटे बेसुध वजूद को देखकर फिल्मगंदी से सोचा, फिर हल्का सा खंगारे ताकि सनावर को उनकी आंखों की इत्तला मिल सके। इनके इसके जवाब में चादर के पीछे से भी हल्का सा खंगाने की आवाज़ आई। गोया वो उनकी मौजूदगी से वाकिफ हो चुकी थी। वो चंद लम्हे मुदीरिया की मोहतरमा उठेंगी, शरफ़े दीदार बख्शेंगी, उन्हें तशरीफ़ रखने को भी कहेंगी, मगर जब कोई उम्मीद पर बल नहीं आई तो वे इससे बेतनाई का सबब इनकी तबीयत की खराबी को समझते खुद ही मुड़ा खींच कर तख्त के पास बैठ के सुना है दुश्मनों की तबीयत नासाज है। उन्होंने याद का फर्ज निभाया। दुश्मनों की तबीयत नासाज होती तो मैं बंगड़ा डाल रही होती, ना कि तख्त पर अदमु ही पड़ी होती। जवाब तो मिला था, लेकिन बुड़बड़ाहट की जरिए नवाब साहब की समातों महफूज तो ना हो सकी, मगर जवाब का मुतालबा दोहराना इसे मुनासिब नहीं समझा कि हो सकता है बोलने में भी तकलीफ हो। और क्या क्या मशागिल हैं आजकल आपके? वेट लिफ्टिंग करती हूँ और वॉलीबॉल खेलती हूँ। बेवकूफ़ इंसान, बीमारी में बंदा आराम का ही मसला ही अपना सकता है। एक और बुढ़ाहट उभरी थी। नवाब साहब बेचैनी से चादर को घूमने लगे। आखिरी चादर हटा क्यों नहीं देती हूँ? आखिरी चादर हटा क्यों नहीं देती? वो उलझ गई। एक लम्हे के लिए दिलचाह झटके चादर का कोना पकड़कर खींच रहे हैं और वो ये कर भी देते अगर अदाब के खिलाफ ना होता। आपने कोई दुआ वगैरह ली है? उन्हें पैर बता जी। मीना अपनी इस दफा जी पर इत्तेफाक किया, लेकिन अगले ही पाली ने अपने बाल खींचे जाने का एहसास हुआ और एक लम्हे को सुनसी होंगी। वो क्या फिक्रमत कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। अब बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। नवाब साहब दिल से कह रहे थे, मगर मीना आपी का खून खोला था। ये शख्स इतना बदतमीज लगता तो नहीं है। उनकी लंबी चुटिया चादर से बार सजल खिंच जाती। हमें इजाज़त दीजिए, फिर मेरी तरफ से 1000 बार इजाज़त। अच्छा हुआ जो मेरी यहाँ सनावर नहीं थी, वरना अभी यहाँ से तिक्का बोटी कर देती तुम्हारी। उन्होंने दांत पीसे। अच्छा तो फिर हम चलते हैं। नवाब साहब पूरी तरह मायूस होकर उठे थे। हम दुआ करेंगे अल्लाह शिफा दे, अब चलते हैं। उन्होंने आखिरी नज़र चादर पर डालकर सर झुकाकर चल दिया। एक बदबख्त जाता तो जब मेरी चुट्टी को बाप का माल समझकर ले जा रहेगा। चोटी में सजर खींची जा रही थी। तकलीफ की शिद्दत से उनकी आंखें बनाई थी। चंद में बाद जब दर्द मुकाबले बर्दाश्त हो गया तब उन्होंने एक झटके से चादर हटाई और अगला लम्हा बेहद हैरानी का था, क्योंकि उनकी चोटी तख्त से नीचे जा रही थी। उन्होंने सर उठाकर देखा, नवाब साहब अनेक्सी का दरवाजा पार कर चुके थे। तो फिर ये कौन है? उन्होंने डरते डरते कैसे नीचे झांका। अगले पर उनकी आंखें फैलकर कानों से जाने लगी। गुड्डू की शर्ट, सभी की किताब, दादा का पान, चिप्स, नाज़नीन का दुपट्टा और मेरी चोटी। हाय मेरी चोटी, मेरे बाला। छाट-फाट चीखों ने घर का दीवार को हिला दिया था और जहाँ घर का हर फर्द उनकी तरफ भगाता रहा, वहीं तख्त के नीचे बैठा बकरा अभी घबराकर भाग खड़ा हुआ था। सनावर मेरीन बेडरूम की खिड़की से बेशक तक छलांग आने की कोशिश में फंस कर रह गई थी। अम्मी और नाज़रीन जब बरामदे में पहुंची तो राखी और सभी तख्त पर उछलती मीना आपी से इनकी चीखों का सवाब पूछने में हलकान हुए जा रही थी, जबकि मीना आपी का एक इशारा बकरी की तरह, दूसरा अपने बालों की तरफ। अरे वो गया, वो अभी भी अपने कमरे से निकले थे और नर्सरी बकरे पर जा पड़ी, जिसका रुख बेरोनी गिर था। वो बाहर निकल जाएगा, वो निकल रहा है। अरे बदबख्तो भागो, वरना हाथ मलते रह जाओगे।
इनकी दुहाई के जवाब में मतहरक होने के बजाय सब लोग साकित हो गए थे। उन्होंने आगे बढ़कर जोर से अपनी लाठी राखी के उन पर जड़ दी। इस पर राखी ने फुल स्पीड में भागकर बकरे के गले में बंधी रस्सी को काबू कर लिया। इसकी टीम में राखी को घसीटकर गेट से बाहर ले जाने में बकरे को कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी। सभी इसके पीछे भागा था। नहीं, ये इसके बस का रोग नहीं है, इस काबिल का मुझे कुछ करना होगा। दादा ने फुर्ती से शेरवानी के बटन खोले। महरीन ने उतारने में मदद दी। छड़ी इनके हाथ में थमाई और हुम्मत मद्दा का नारा लगाते हुए जो दादा ने दौड़ शुरू की तो पहले मेरे पैर टकराव स्पून से हो गया। दादा जिस नावर आगे बढ़कर ना थामा होता तो वो चारों शाने चित हो चुके होते। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, मुझ में इतना दमखम है कि बकरा हाय आखिरी सीढ़ी दिक्कत से इसे मगर बहर पार कर ली थी। क्या हुआ? ये शोर क्या था? नवाब साहब जाने कब नाज़ हुए थे। इनकी बात सुनते मेरी और राज ने सनावर को अपने कमरे में छुपा लिया था। हमारा बकरा भाग गया। बकरा भाग गया? मगर वो तो दादा हसान हैरत से गेट की तरफ भागते दादा को देखा। उफ भाई, वो तो काफ़ी पहले भाग गया था। अम्मी ने फौरन वज़ाहत कर दी थी। अच्छा अच्छा, आप फिक्र न करें, अभी ले आते हैं, नवाब साहब ने सलीती वाले अंदाज में कहा और साथ ही अपना सलीम शाही गुस्ताख में दिया और चंद लम्हों में ही नज़रों से ओझल हो गए। वो अलबत्ता काफ़ी हद तक मंदिर से गायब हुए थे और तभी इन तीनों मीना आपी का ख्याल था जो अम्मी की गोद में सर के आंटा नाजुक बहा रही थी। इन तीनों ने अब बारी बारी इनके बालों की हालत ज़ार पर ज़ाहर अफसोस किया जो बकरे की गाली के बाद काफ़ी ख़राब होते काटने के लायक हो गए थे। गुड्डू के पापा को तो मेरे बाल बहुत पसंद थे, भी नहीं क्या बताऊंगी। कह दीजिएगा कि बालों को चिंगम लगी थी इसलिए काट दिया। सनावा ने उनका मशवरा उन्हीं को दिया। तो इनके रोने में शिद्दत आ गई थी। रागी तक सब लोग जाने वाले का इंतजार करते हैं। फिर तो वो सब तो लौट आए मगर जिसको लेने गए थे वो साथ न आया। इस बार पूर्ण कामी बस जहाँ सब शर्मिंदा थे वहाँ सभी निंदा भी था। एक तो बकरे के गुम चुके, दूसरा इन तानों की बदौलत जो बकरे की वजह से इसे सुनने पड़े थे। फिर 2 रोज़ हो गए मीना पे अपने बालों का सर मनाती नहीं, सभी बकरे की गुमशुदगी का। और तीसरे रोज़ ज़्यादा मजे से नमाज पढ़कर निकले थे जब चंद घर छोड़कर रहने वाले मतीन साहब ने इनसे एक नहायत अहम मसला किया जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी की बात ये थी कि बाज़ कपड़े घर पर से गए थे और बाज़ आधे थे। वाह सुभान अल्लाह, मैं जानता हूँ ऐसा क्यों है। दादा ने खुशगवार अंदाज में कहा था। फिर इसी वक्त वो अपनी पूरी फौज समेत मतीन साहब के घर वार हुए और लान में बैठे बकरे को बरामद करके ही वापस आए। सभी बकरे को काबू करने के लिए वो दो रस्सों का इंतजाम कर रहा था ताकि मेरी सनावर मीना आपी को काबू करें थी, जिनका कहना था इस बकरे की कुर्बानी आज ही की जाएगी। मीना आपी आज दोपहर खाने में क्या अपना सनावर ने किसमें दाखिल मीना गुड्डू के लिए कस्टर्ड बना रही थी। जो दिल चाहे बना लो ने कदरे रुके फिके अंदाज में कहा तो वो तवील सांस लेकर आएगी। वो कल से इससे यूं ही नाराज नहीं। मीना आपी राखी जोर से पुकारता हुआ और नवाब साहब आए बैठे हैं, गालबन कोई फ़ोन करना चाह रहे हैं। उन्हें बैठाओ, मैं आ रही हूँ। मीना आपी इससे कहकर चूल्हा बंद करने लगी थी। ये बेचारा यूं ही खार हो रहा है। कह देती हूँ इसे बोरिया बिस्तर बांधे और जाए यहाँ से। वो बुढ़ाते हुए बाहर निकली। बड़ा एहसान होगा मुझ पर, कह दीजिएगा मेरी ब्लास हुई। वो किचन से बाहर गई तब उसने दिल की ब्लास निकाली। न जाने क्या होगा इन सब लोगों की अकल को। और मेरी तो समझ में नहीं आता कि इतने दिनों से इस मसनूई पिन से एकताए क्यों नहीं। मसनूई बोलना उठना बैठना, मसनूई रवायात तो और बाल भी मसनूई। उफ, अगर गलती से भी मोहतरम मुझे पसंद कर बैठे तो मेरी ज़िंदगी दाब बन जाएगी ना। वो बोलते बोलते चावल निकाल कर चुटने लगी थी। मीना आपी लॉन में पहुंची तो नवाब हसान गहरी सोचने घूमते बुगौरी ने देखते हुए सामने सोफे पर बैठ गई। राखी बता रहा था कि आप कोई फ़ोन करना चाह रहे थे। मीना आपी की बात पर चौंक गए। जी हाँ, मैंने सोचा वालदा मोहतरमा की खैरियत मालूम कर लीजिए। बहुत नया ख्याल है लेकिन हमें ज़्यादा देने की क्या ज़रूरत थी। फ़ोन आपके सामने पड़ा है, जैसे चाहे इस्तेमाल करें। नवाब साहब से बात करते हुए इनका लहजा खुद ब खुद महज़ब हो जाता था। बहुत शुक्रिया। उन्होंने फ़ोन अपनी तरफ खिसकाया और नंबर प्रेस करते हुए किन कंखियों से मीना आपी को देखा। वो गालबन तकलिया चाहते थे मगर मीना आपी डीड बनी भरपूर बेनियाजी का मुजाहरा करते हुए पानदान खोलकर बैठ गई। दरहकीकत नवाब साहब की तरफ लगे हुए थे। चंद लम्हे बाद नवाब ने बात से शुरू की तो वो अपनी जगह साख्त होंगी। हाथ रोककर समातों पर पूरा जोर दिया मगर नवाब साहब भी अपने नाम के बस एक ही थे। पूरे 15 मिनट बात की मगर उनकी मन की आसवा मीना आपी को कुछ सुनाई नहीं दिया था। अल्लाह जाने क्या क्या शिकायतें की जा रहा है। वो अंदर ही अंदर गुली जा रही थी। तभी नवाब हसान रिसीवर रखकर उनकी तरफ पलटे। घर में सब लोग ठीक ठाक हैं? वाला मोहतरमा आप सबको सलाम कह रही थी। वालेकुम सलाम। मीना आपी आप हमें पान खिलाएंगी क्या? घर बात करने पर वो काफ़ी बशाश लग रही थी। माँ पान? मीना आपी उदास नहीं। जी पान हमारे यहाँ सब भी शौक से खाते हैं। वाला मोहतरमा तो पानदान तक से हटानी नहीं थी। बस औकात दुकान खाने से 40-50 गलोरियों की मांग आ जाती है।
लिहाजा तो हर वक्त छालियाँ कतरने में मसरूफ़ रहती हैं ताकि हर वक्त परेशानी ना हो। पान की गुठलियाँ बनाकर ज़र्दा ख़ास दान में अलग रख दिया जाता है खासदान पानदान ज़र्दा मीना आपी के फरिश्तों को भी खबर ना थी कि पान कैसे तैयार करते हैं। जल तो जला तो आए भला को टाल तो इनके होंठ फिट करने लगे। पहले ख्याल खाते हैं कत्था चुना या छालिया इनके हाथ में पत्ता लड़ने लगा और किसी गभी सारे को याद कर दिया आंख के सामने अंधेरा छाने लगा। उफ एक तो मैं इस गरारे क्या तो अम्मी ज़रूर अम्मी की आवाज़ ने जैसे मुर्दा तन में जान डाली थी। अम्मी भी जैसे आते ही सूरत हाल को भागी थी आते ही फ़ौरन पानदान के हाथ से ले गया। अरे इधर दो मैं खुद पान बनाती हूँ बच्चे के लिए। वो इस हुनर से खूब वाक़िफ़ थी। लिहाजा चंद मिनटों में तैयारशुदा पान उनके सामने था और वो नवाब साहब की क्या जो तकल्लुफ़ात को पीछे छोड़ने झट से पान लिया और मीना आपी को पेश कर दिया। वो बेचारी हक्का-बक्का सी आँखें पटपटाते हुए उन्हें देखने गई। लीजिए ना मीना आपी इनके इसरार पर उन्होंने बादल नहासा पान उठाकर मुँह में रख लिया था। आप भी इन्हें क्या बताती हैं इन्हें पान से एलर्जी है। पान का ना तो दरकिनार है वो इसकी खुशबू से भी दूर भागती है। मगर अब तो मजबूरी थी ना क्या सोचते नवाब साहब के नवाब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं और पान नहीं खाती। लिहाजा वो अपनी ख़ानदानी नवाबी को मशकूक होने से बचाने के लिए उन्होंने पान मुँह में दबा लिया था। और 5-10 मिनट की लगातार दुआओं के बाद नवाब साहब मुँह में दूसरा या गलबन तीसरा पान दबाए वहाँ से उठे थे तो मीना आपी मुँह पर हाथ रखते हुए काई रोकते हुए सीधी बाथरूम की तरफ भागी थी। बहुत खूब और जोड़ गए नवाब हसन जैसे खालिस नवाब से रिश्ता। थोड़ी देर में ये दुर्गत बना के मोहतरम सनावर हामती कामती आप मीना आपी को देखकर सोच रही थी। दराज कद फरबी माइल जिस्म गुलाबी रंगत हल्के आसमानी रंग का गरारा सूट जिसके हम रंग दुपट्टे पर नहायत खूबसूरत सफेद लैस लगी हुई थी। स्याह बालों की तादाद चोटी कलफ लगे दुपट्टे के नीचे से बाहर डांग रही। सामने के बालों की चंद लुट्टें सफ़ेद थी जो इनके वकार को मजीद इजाफा कर रही थी। कानों में सोने की बाले कलाइयों में 2 बड़े-बड़े सोने के कड़े, गले में झूलता लॉकेट, गाड़ी से बरामद होने वाली खतून का हुलिया ही नहीं अंदाज़, अतवार और चाल-ढाल भी ऐसी भरपूर मखनत और शासगी ली हुई थी कि तख्त पर नीमो-दराज़ दादा के हुक्के की गुड़गुड़ या गैर-मुअल्लिम पर तवील हो गई थी। अम्मी जो सर पर मेहंदी थोपे और दरख्तों से छन-छन कर आती धूप से लुत्फ़ रही थीं, आओ देखा ताओ बगैर वहाँ से रवाना हुईं और तो बाथरूम में जाशावर तले ही दम लिया। मीना आपी ने खतून को पहचानते ही दादा के कान में सरगोशी की। मोहतरमा महनाज साहबा हैं नवाब खान की वालदा। मीना आपी ने इन्हें पूरे प्रोटोकॉल के साथ खुशामदीद कहा, ड्राइंग रूम में बिठाया, राखी को बच्ची खाने में पानी के लिए दौड़ाया और बाकी फ़ौज को सनावर की तलाश में जो आधे घंटे का बड़ा मुशक्क़त के बाद शहज़ादी सनावर को पाया बाग में। आपके दरख्त की सबसे बुलंद शाख से उतारने में कामयाब हो गई थी। उफ़! कौन सा क़यामत आ गया जो 2 मिनट सब्र नहीं हो सका तुमसे। वो बमुश्किल कीड़ियों तक पहुँचने पाई थी, सब सख्त झुंझलाती हुई उतर रही थी। क़यामत नहीं आफ़तें आफ़त, कौन बालों में अटके पत्तों को निकाले वो चौंकी। आपकी सास बिना पता मतवक्को महरीन काफ़ी पुरजोश अंदाज़ में बता रही थी। ओह नो! वो एक नवाब साहब तो भुगताए नहीं गए, ऊपर से दूसरी मुसीबत वो कर्ज़ कराएगी। आप इस दूसरी मुसीबत के नुज़ूल पर ही अपने रंग बदलें। ये नसीहत सभी की तरफ से आई थी, जो बकरे की शादाब-शानी पर मेहंदी से बेल-बूटे बना रहा था और बकरे साहब इसकी आस्तीन को मुँह में लेने की तगदो कर रहे थे। मेरे रंग ही में ऐसी कोई बुराई नहीं है जो मैं इन्हें बदलने की कोशिश करूँ। ये तुम्हारी मीना आपी कोई ऊट-पटांग सोचती है, लेके मुझे भी मोम की नाक बना दिया, जिसे लगता है मोड़ देती हैं। कभी चोटिल का जा रही है तो कभी पान बनाना सिखानी है। अब दावेत इसमें फँस करते ज़ुबान घिस गई है मेरी और मुझे तो लगता है बात पक्की होने पर वो मुझे उर्दू फ़ाज़िल का कोर्स करवा के रहेंगी। तो बाढ़ में गई ऐसी शादी। भई इससे अच्छा तो बंदा कुंवारा ही मर जाए। मेरा नहीं ख़्याल कि जन्नत में कौरों का दाखिला मुमकिन है। इसके ज़ुबान फराटे बारी थी और तो कोई दूसरा बोलने की जुर्रत कर सकता सो कान दबाए खामोशी से खड़े थे। और यूँ ही इसने अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए, नाज़नीन आपी मीना आपी की तरफ भागीं और महरीन आपी अम्मी की तरफ। मीना आपी किचन में दोपहर के खाने में मसरूफ़ थी। इनकी बुड़बुड़ाहट से अंदाज़ा होता था कि साँस के साथ-साथ हाथ भी पैर भी फूले हुए थे। काम ज़रा-सा बढ़ जाता तो इनका हमेशा यही हाल होता था। कहाँ मर गई थी तुम? एक तो सबकी सब एक साथ गायब हो जाती हैं। वो राखी बदतमीज़ अभी तक बाज़ार से नहीं लौटा। किसी दुकान के ठेले पर बैठा हिसाब कर रहा होगा कि किस चीज़ की कीमत बढ़ाकर अपनी बचत कर सकता है। 1 नंबर का हरामखोर है, ऊपर से ये गोश्त गलने में नहीं आ रहा और तुम खड़ी मुँह ठंडा करके गुड्डू को दे आओ। ज़िद में आ गया है और तो सबका दरा-कदरा रह जाएगा। तुम लोगों से मुझे इतनी भी उम्मीद नहीं कि तैयारशुदा खाना वक़्त पर मेज़ पर चुन दो। उन्होंने खटाखटा कर पतीलों के ढक्कन बंद किए और नाज़नीन ने परात छोड़कर कस्टर्ड हाथ में लिया, अपनी से ठंडा करके गुड्डू को दिया और गुड्डू को सभी के हवाले करके फिर से किचन में भागी चली गई। मीना आपी बिरयानी दम करी थी, ज़रा जल्दी-जल्दी हाथ चलाकर आटा गूँदो। उनकी हस्बे हिदायत नाज़नीन ने परात उठाई हुई थी जब नया हुक्म जारी किया, 1 मिनट रुको ज़रा ये सलाद के लिए चीज़ें काट लो पहले, मैं कस्टर्ड फ्रीज़र में रख दूँ ठंडा होने के लिए। वो हुक्म की गुलाम सलाद बनाने में लगी। अभी 2 मिनट भी नहीं रहे कि जब मीना आपी दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। तौबा है, घंटा हो गया तुम्हें सलाद बनाते हुए। इधर लाओ छुरी, तुम ऐसा करो, हरा धनिया, हरी मिर्च और 1 टमाटर बारीक काट कर
गोश्त के ऊपर छिड़क दो और आँच ज़रा हल्की कर दो। नाज़रीन छुरी उनके हाथ में थमाकर तवील सांस लेती हरा धनिया चुनने लगी थी। लो भाई ये सलाद तो बन गया। मैं जल्दी से रोटियां रही इसकी नज़र खाली परात पर पड़ गई और साथ ही तैवरी एक चढ़ गई थी। गजब खुदा का नाज़रीन 2 घंटे पहले तो मैंने तुम्हें आटा गूंदने को कहा था और तुम होगी हद होगी भी सुस्ती और काली की। आप ही इस वक्त से तो अब हाँ, आप ही करके मासूम बन जाओ। बनू भी आगे चलकर यूँ गुजारा नहीं होता। 2 की बजाय 4 हाथों से काम करो तो ससुराले तब कहीं ना कहीं से नुक्स निकाल ही देते हैं। अब हटो यहाँ से, मजीद देर कराओगी क्या? मैं खुद ही गूंद लेती हूँ आटा भी। खुदा जाने मेरे बाद ये घर कैसे चलता होगा। वो गुस्से मैन की कुछ ज़्यादा ही फुर्तीली होगी नहीं। नानी जान में खड़ी रही, फिर दबे पाँव किचन से बाहर निकल आई। पता नहीं शादी के बाद बड़ी बहनें ऐसी क्यों हो जाती हैं। वो सोती सनावर की तरफ आ गई थी, जहाँ महरीन सनावर के सामने हाथ जोड़ने के बाद घुटने टेक रही थी कि अपना हुलिया दुरुस्त करके अपनी सास को सलाम अर्ज कराए। लेकिन सनावर तो गोया कसम खा बैठी थी कि आज वो किसी और ड्रामे का हिस्सा नहीं बनेगी। बेवकूफ लड़की जरा अपनी अकल को हाथ मारो और सोचो कि बाल कटवाने, जीन्स पहने या अंग्रेजी अदब पढ़ने से हमारी नवाबी में कोई कमी वाक़ नहीं होगी। हाँ कि नहीं, 18वीं सदी के नवाब से रिश्ता जोड़ना है तो वो बाखुशी यहाँ से जा सकते हैं। हम क्यों खाम उसी चीज़ों का सहारा लेकर इनके लिए इतने दिनों से हम मर्जी से हंस नहीं रहे। हम मर्जी हंस नहीं रहे, यूँ बोल नहीं रहे, बाधा इन्हें कोई बात बुरी ना लग जाए। सभी अपने दोस्तों को लाने से कतराता है कि कहीं घर का माहौल देखकर वो इसका मजाक ना उड़ाने लगे। अम्मी को पांदर और गुलदान के सिवा कुछ और सूझता ही नहीं था। मीना आपी है तो तीनों वक्त नित्य ने खाने बनाकर मुझे सुगुर और सलीकामंद शामिल करने में हलकान हुई जानी थी। ज़रूर अलबत्ता इस सारी सूरत हाल से बहुत खुश नजर आ रहे थे। वो तो किसी सूरत इस नवाब को हाथ से निकलने नहीं देना चाहते। ये कोई नहीं सोचता था कि शादी 2 दिन का नहीं, उम्र भर का बंधन है। कहाँ तक बदलूं मैं खुद को, अपना आप मार कर इन रवायत की पासदारी कर सकूंगी जिनकी मुझसे तवक्को की जा रही है। और मैं खुद को मरना नहीं चाहती। मैं धोखा देकर किसी की ज़िंदगी में शामिल नहीं होना चाहती। अगर वो खालस मेरी ज़ात को अच्छाइयों और बुराइयों समेत कबूल कर सके तो ठीक, वरना रोज़ रोज़ की ड्रामाबाजी अब मुझे से नहीं होती। अपनी असल हुलिया समेत से नवाब हसन की वादा के सामने नहीं जाऊँगी, वरना नहीं जाऊँगी। वरना उसी बात पर सनावर के साथ मेरी नाजमी चाहूँगी। मीना आपकी दरवाजे में खड़ी खशमी नजर देखी। जो मैं ठीक कह रही हूँ आपी, प्लीज़ आप भी मुझे मजबूर मत कीजिएगा। इसने 2 घंटे कलेजे में कहा। जवाब मीना आपी ने बड़ी नाज़रीन को बाहर जाने का इशारा किया। निकलते खिलाफ से रवाना किया। आज मीना आपी को मुँह की खाना पड़ी। सनावर के इरादे बहुत अटल हैं। नाज़रीन के ख्याल से महरीन पूरी तरह मुतकिल नहीं। इस वक्त वो मर जाने की हद तक हैरान होगी जब दरवाजा खुले पर उन्हें मैरून चूड़ीदार पजामे में स्याह कुर्ते दुपट्टे में मरूज सनावर को देखा, जो इन पर एक नजर डाले बगैर अपनी पूछो लंबी चुटियां लहराते हुए ड्रांगते पड़ गई थी और चेहरे पर फातना मुस्कुराहट सजाए मीना आपी इसके पीछे थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा महरीन की हैरत में डूबी बात हो रही और दोनों खोए से अंदाज में ड्रांगते चल दी। जहाँ शहजादी सनावर बड़े अदब से झुककर नवाब खान की वादा को दाब कह रही थी। माशाल्लाह जीती रहो, यहाँ मेरे पास बैठो। उन्होंने पहले ये नज़र में इसको गोया ओके कर दिया। माशाल्लाह बाल भी काफ़ी लंबे हैं, साशी अंदाज में कहते हुए उन्होंने इसकी चुटिया को छुआ था। आस्था पकड़िए वरना गिर जाएंगे। सनावर की बुड़बुड़ाहट बस मीना आपी सुन सकी। बहुत खूबसूरत चमकदार है जी, लेकिन मेरे नहीं है। बहुत ईमान से इतला गई। मीना आपी का दिल उछल कर हलक में आ गया। मैं ना साहबा ने गोया करंट खा कर इसकी चिड़िया छोड़ दी थी। क्या मतलब? वो हैरान परेशान का आज इन सारी कुटकर भरी हुई है। हमारी शहजादी मेहंदी कहती है इसमें मेरा क्या कमाल है। ये सब अल्लाह के दिन इसी वाले से कह रही है कि राकी ने रखना था। मेरा ख्याल है राकी खाने के लिए बुलाने आया, चले खाना खाते हैं। मीना अपनी वापसान की वादत कर शादी बड़ी इज्जत में सनावर को बाजू से पकड़कर उठाया। तुम अपने कमरे में चलो, मैं वहीं आती हूँ। इसी बकायदा अकेला था उन्होंने कमरे की तरफ। लेकिन जब वो खुद इसकी खबर गिनी करने गई थी तो दरवाजा अंदर से बंद था, जो रात गए तक बंद ही रहा था। ईद का दिन था। बनैन धोती पहना, अटक साहब देखने में तो लगता है बकरा इन्हें ज़िब्बा करने आया है। अपनी बड़ी बड़ी मुच्छों को ताव देते हुए उसने तेजदार छुरा हाथ में लिया और अल्लाह के ऊपर कहकर बकरे पर पल पड़ा। एनुसी की एक निस्वानी चीख बुलंद हुई और बकरा खूबसूरत परी का रूप धार गया। वो परी जिसके पुरों से सफेद दूधिया रोशनी निकली थी। आस्ता मेरे करीब बोली और फिर क्या हुआ? मेरी आंख टूटी और ख्वाब खुल गया। राखी भी तक सदमे का आलम था। है मगर मुझे तो तुम्हारी टूटी हुई आंखें नजर नहीं आ रही। सभी ने इसकी दोनों आंखों का मायना किया। मेरा मतलब था, मेरा ख्याल है तुम म्याने की बजाय दर्जी के यहाँ चले जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। कम अज़ कम दादा की फनकार से तो बच जाओगे। सनावर बरामदे कुर्सी डाले अखबार से मुझ पर सुस्ता रही थी और राखी की बेतुकी बकवास से खासी तंग आ चुकी थी। अच्छा याद लाया आपने, अगर ईद के दिन तक इनकी नई शेरवानी ना सिल सकी तो मेरी शामत आ जाएगी। तुम्हारे क्योंकि ज़ाहिर है शेरवानी में पैक तो मुझे करना पड़ेगा ना, वो भी ऐसी सूरत में कि ईद के रोज़ कुर्बानी भी की जा रही है और आपको तो इल्म है कि दादा गोश्त के कितने शौकीन है। राखी ज़रा जाकर आसान से ये तो मुँह करके हो कि ईद के रोज़ कौन सा लिबास पहनना पसंद करेंगे, बल्कि अगर हो सके तो लिबास लेकर आना कि आज इसलिए किया जा सके। कल तो किचन के काम निपटाने हैं और ये परसों ईद के रोज़ तो ऐसे कामों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलेगी। मीना आपी टेरेस की गिल से लगी हिदायतनामा जारी करनी थी। क्या मतलब कि नवाब साहब की वादा मतलब ईद के रोज़ भी यहाँ से नहीं चलेंगे? सनावर की सारी सुस्ती रंछू हो गई थी। टलेंगे ज़रूर टलेंगे, लेकिन ईद आने और ईद की शाम को मंगनी करने के बाद ऐसा इत्मीनान पर ले जाए, ऐसे मक्का के अल्फाज सनावर हक्का बक्का से अपनी जगह पर बैठ करेगी। ये क्या कह रही है मीना आपी? बहुत देर बाद हवासों ने साथ दिया। इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सके? इसने दोनों हाथ से सर को थाम लिया। नहीं, मैं अभी अम्मी से एक जड़के जुड़ी थी कि मगर तख्त पर नीम दराज सभी ने फौरन दोनों टांगे इसके सामने बिछा दी। कोई फायदा नहीं। क्या मतलब ये कि अम्मी सू तो
शुक्राना क्या ऐसे नसीहतें पड़ चुकी होंगी, लिहाजा आपका इनके पास जाना बेकार है। सभी चिंगम जो बातें बड़े मेरे से कह रहा था, इसे एकदम रोना आ गया था। यानी मेरी ज़िंदगी के बारे में फैसला किया जा रहा, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं की किसी ने। वो एकदम से वहीं तख्त पर बैठ गई थी। भाई आपसे पूछने की ज़रूरत ही क्या थी, सब जानते हैं कि आप दुख्तर मशरक अपने बुजुर्गों के फैसले पर सर झुकाने में लम्हों की देर नहीं करेंगी और उनके निज़ाम में दिलो जान से राज़ी हो जाएंगी। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ। उसने सनावर को झुके हुए चेहरे को खोलने की कोशिश की। जो अमर सनावर बगैर कुछ के दोनों हाथ में मुंह पकड़ सिसकने लगी। अरे अरे, अभी तो सिर्फ मंगनी हो रही है, अभी से रोना शुरू कर दिया। सभी ने जबरदस्ती इसके दोनों हाथ चेहरे से हटाने चाहे, सनावर ने बुरी तरह इसके हाथ झटक दिए। बात नहीं करो तुम मुझसे, ठीक है, नहीं करता, मगर पता तो चले कि खुशी में रो रही है। इसकी आंखों से गिरते मोटे मोटे आंसू देखकर सभी की जान पर बनाई। इडियट, खुशी में रोया जाता है क्या? इसके रोने में शिद्दत। तो क्या आप दुखी है मगर किस बात पर? यानी अब भी कोई बात ही नहीं हुई? या अल्लाह, ये कैसे हो गया? मेरे दुख को समझ ही नहीं सकते। सनावर ने लगे हाथों अल्लाह से भी पकड़ डाला। नहीं, मैं सुनने की कोशिश कर रहा था। सभी के कहने के साथ ही अपनी कोशिश का आगाज किया था। क्या खो खा खुश करे तुम तो अभी तक कितना मनूनी कि मैं इस बांगड़े नवाब से शादी नहीं करना चाहती। बांगड़ू और नवाब सान, तौबा कीजिए तौबा। सभी ने कानों को हाथ लगाता उठ बैठा था। इन जैसा स्मार्ट राइटिंग बंदा आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मुझे जरूर थी कि इन जैसा बंदा ढूंढने की, और खुदा ना करे जो इन जैसा कोई दूसरा इस धरती पे मौजूद हो। ए में तो जान को आगे ये नवाब खानदान और रोना भूल गए। इन्हें पूछने लगी एक वो आई मोहतरमा महना साहब जैसे कि अपने बेटे को लेकर यहाँ से कुछ फरमाती, उल्टा खुद भी यहीं डेढ़ा डालकर बैठ गई हैं। ऊपर से मंगने का शोशा छोड़ दिया है, ले दे के ईद का मजा भी खराब कर दिया। उफ, मेरी समझ नहीं आता कि इनमें कमी क्या है जो आप सभी जिद हो गया था। सनावर को तो गोया इसी बात पर पन लग गए थे। कमी इनमें कहाँ है? कमी तो मुझ में है। लूली लगनी बहन जैसे कुएं धक्का देने का गड़बड़ बेचैन नजर आ रहा है। कुछ नहीं सोचा तो जट से ईद पर मेरी कुर्बानी का प्रोग्राम बना लिया। लेकिन एक बात मैं भी बता दूं, अगर मेरी मर्जी के बगैर कोई फैसला किया गया तो आइन ईद सईद की सुबह मनारे पाक से कर जान दे दूंगी। आखिरी बात फुल वॉल्यूम में की गई थी ताकि इधर उधर और ऊपर नीचे सभी तक पहुंच गए। इतना अर्ज है कि सही वाल में मीनार पाक मौजूद नहीं है। मीना अपनी रैकिंग से जुड़कर इसे इतला दी तो वो सुलग कर आएगी। तो ठीक है, नहर में कूदकर भी मरा जा सकता है। वही नहर है जिसमें छोटे छोटे बच्चे सुबह शाम गोते लगाते हैं, नजर आते हैं। वाह वाह और बीबी, मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। मेरी जान से ज़्यादा पानी तो बाथरूम के टब में मौजूद है। मेरी जान उससे ज़्यादा पानी तो बाथरूम के टब में मौजूद है। वही कोशिश कर देखो, हो सकता है बात बन जाए। मीना आपी का लेजा भरपूर तंज लिए हुए था। सनावर का दिल चाहा तख्त पर बैठे बैठे पट से गिरे और इस्लाम दुनिया से कुछ कर दे। आप खामोश क्यों होगी चंदा? कोई नया इरादा बन रहा है क्या? जी हाँ, सबसे पहले तो आपको भी इस वक्त आपके ससुराल भिजवाती होंगी। ये साफ साफ आप ही का फैलाया हुआ है। इसके बाद दादाजान से बात करूंगी, अगर वो नहीं माने तो फिर मुझे नवाब साहब से मिलने से कोई नहीं रोक सकेगा। इसके अटल इरादे पर मीना आपको खुशी से चला उठी। अरे यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम बस एक बार नवाब हसन से मिल लो। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपकी हिस्से पूरी कर देती हूँ। मैं जाऊँ से मिलने ताकि हकीकत हाल से बाखबर हो सकें। वो बालों में उंगलियां फिर उसने अपने हाथ जड़े और नक्सी की तरफ चल पड़ी। लेकिन शिकन अलूद लिबास बाल चोटी परांदे से बेनियाज, पाँव से हस्बियात गायब चप्पल गायब, दुपट्टा दाएं कंधे पर, आलदा जमीन पर। अरे अरे पकड़ो इसे। मीना अपने मुंह को से जरा लेते रहने के बाद एकदम होश में आई तो चीख उठी। इनकी चीख पर बैग कहती है नाज़नीन महरीन ने बगडट सनावर की तरफ भागी थी, लेकिन इनके पहुंचने से कबल सनावर नेक्स्ट में दाखिल हो चुकी थी। उफ, मुझे तो सब वहशत हो गया। ये भूत का बच्चा भी सोने नहीं आ रहा, वरना मैं ही जाकर किन सुइयां ले आऊं। मीना आपी गुड्डू को बुरी तरह थपकी थी। भूत का बच्चा कमरे के पीछे पीछे चकराती नाज़नीन हैरत से मुड़कर आपी को देखा। गार्बन इनकी बेतहाशा वहशत को महसूस करके वो बगैर इनको टोके दोबारा चकराने में मसरूफ हो गई। मीना आपी, सुइयां कहाँ से लेनी है हमको बताया, हम ला देते हैं। कमरे में दाखिल होते राखी ने मीना आपी की आखिरी बात सुनी थी। चलो जी नाजी मंगवाओ इसे सुइयां, और सबसे पहले इस बकरा का मुंह ही सी दो। मीना आपी दांत पीस कर रहेंगी। मुझे तो हॉल उठ रही हैं, पता नहीं सनावर आपी उनसे किस तरह पेश आए। ऊपर से अम्मी भी हुसैनी खाला के यहाँ जाकर बैठ गए हैं, और वरना वही सनावर को रोक लेती। महरीन खड़की से नेक्सी का जायजा लेते थकी। अम्मी कैसे रोक लेती सनावर को? इनके पास कोई रिमोट कंट्रोल तो नहीं था सनावर का। मीना भी फाड़ खाने वाले लहजे बोली। अगर इस वक्त तुम दोनों ने हिम्मत दिखाई तो ये वक्त ना देखना पड़ता। जी हाँ, मगर ये दोनों महतरमा तो स्लो मोशन में भाग रही थी। सभी ने नाज़नीन में महरीन का ज़हका उड़ाया तो खुद भाग लिया होता। इस वक्त तो जनाब तख्ते से चिपक कर रह गए थे, और ये मीना आपी भी तीसरी सीढ़ी ही पर ढेर हो गई थी। अब सारा जाम हमारे सर पर लग गया। महरीन पाँव पड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई। रॉकी बेचारा टकर टकर के सबकी शक्ल देखने लगा कि दर्जी के यहाँ जाने के बाद कोई सारी सूरत हाल से बेखबर था। 15-20 मिनट गुजर गए। मीना आपी की बुढ़ाहट बहुत धीमी पड़ गई। नाज़नीन चकराते आते थक हार कर सोफे पर गिर गई थी। सभी बेड पर उंगला लेटा टांगे जलाने लगा था। तभी दार से दरवाज़ा खुला और वही इसे दार से बंद कर दिया गया। कमरे के बैठे सभी नफूस बुरी तरह उछल पड़े थे। अभी सनावर को देखते ही उसकी तरफ लपके थे। क्या करके आई हो? कहीं कुछ गलत सलत तो नहीं कह दिया उनसे? मीना आपी मुतफक्कर से उसके सामने खड़ गई। उन्होंने तुम्हें देख लिया, क्या रिस्पॉन्स दिया? नाराज तो नहीं हुए? इन सब ने सवाल की विचार कर दी। सनावर ने नहायत खामोशी से इन सबके सवाल सुने। फिर इन सबके ने सनावर के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी थी और अगले पल घबरा गए थे। तो उन्होंने सनावर की मुस्कुराहट को कहकर में देखा। अरे अरे क्या हुआ तुम्हें मीना आपी?
हैरान कर खड़ी थी, जबकि सनावर के क्या बुलंद से बुलंद हथियार थे। लगता है बहुत बेइज्जती हुई है। सभी का अंदाज कुछ दुरुस्ती लग रहा था। पागल तो नहीं हो गई? क्यों बिना वजह हंसी जा रही हो? नाज़ ने गुस्से से जवाब, मगर इसकी हंसी थी कि रुकने का नाम नहीं रही थी। या अल्लाह, ये तो सचमुच बोली होगी। राकी क्या तुम पूरे थे? सनावर, खुदा का वास्ता चुप कर जा, बंद करो ये जनाती कह के, वरना मेरा दिमाग घूम जाएगा। मीना आपी की हंसी से परेशान ले जाए सनावर ने दुपट्टा मुंह में ठोस कर मुश्किल खुद को मजीद हंसने से रोका, फिर नडाल होते हुए बेड पर गिर गई। सनावर, तो नवाब हसान से मिलकर आ रही हो? इसकी हंसी थम दी। नाज़ ने सवाल किया, नवाब हसान? सनावर ने नजर बताया, फिर ठीक करने लगी। बस भी करो, खाम खा दांत निकाले जा रही है। उसने जगह सनावर को कहा, अपने दांत निकाल रही हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे तो नहीं निकाल रही। सनावर बिल्कुल सीधी और अपने दुपट्टे से आंखों में नमी को साफ करने लगी। सवाल, जल्दी से बताओ कि क्या हुआ? मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। मीना आपी को जिंदगी और मौत का मसला बनाता है। बता दो। इसने ज्यादातर नजरों से इन्हें देखा। हाँ हाँ, जल्दी से पूरी बात बताओ। हाँ, तो मीना आपी बात सिर्फ इतनी सी है कि वो घंटी भर के रुकी कि मीना आपी के खुश होने को तक है। इसके मैं इस मंगने के लिए तैयार हूँ। सनावर ने इतना कहकर पाक से कमरे से बाहर निकल गई और कमरे में बैठे तमाम अफराद अपनी जगह हक्का बक्का रह गए। ये क्या कह कर गया? मीना आपी ने हैरत से नाज़रीन को देखा, जो अब नाज़रीन सभी का मुंह देखने लगी थी। सभी, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना है? पता नहीं, जो मुझे तो पहले ही अपनी इस मौत पर शक रहता है। क्या वाकई सनावरबाजी इस मंगनी के लिए तैयार है? राकी की हैरत में एक बार अंदाज नजर नुमाया हो गया, मगर क्यों, कब और कैसे? ये वो साथी जिनका जवाब देने के लिए वो सब सनावर की तलाश में भाग खड़े हुए थे। ईद का दिन आ पहुंचा, लेकिन ये मुअम्मा अभी तक हल नहीं हो सका कि आखिर शहजादी सनावर यकीनन नवाब हसान से मंगनी पर कैसे रजामंद होगी। वो इसके अंदर खुशी हुई कि कल से मुस्कुराहट इसकी उनसे जो जला नहीं हो रही थी। बगैर किसी जोर जबरदस्ती के इसने नहायत एहतमाम से बालों में नकली चूटी नहीं, परांदा भी डाल दिया था। और तो और पान भी अच्छा बनाने, इतना अच्छा बनाने लगी थी कि दुआ के दादा ने एक ही दिन में 20 गलोरियां बनवाई थी उससे। मीना अपनी नाज़रीन और मेहरीन की हालत अलबत्ता नाज़रीन साहब ने असल बात उगाने की सर तोड़ कश्ती, मगर इसको खामोशी थी कि खत्म होने ही में नहीं आ रही थी। नाज़रीन और मेहरीन ने नाजगी के तौर पर तमाम कामों से हाथ मगर वो मजे से सब काम निपटाती रही। ईद की सुबह सबके नाश्ते का इंतजाम उसी ने किया, सबके कपड़े प्रेस के, मेहमानों को रिसीव करने की जिम्मेदारी भी उसने निभाई। फिर साहब आया, बकरा भी कट गया, कई चंद घंटे में महल्ले में बांट भी दिया गया। रात के सभी ने बकरे की जुदाई में आटा नान से बिहार। जब दिन डलने लगा तब नाज़रीन और मेहरीन को मजबूरन राजी खत्म करने इस वक्त तक उस तक आना पड़ा कि शाम को मंगनी की फिक्र की तैयारी ज़ाहिर नहीं करनी थी। क्या बना रही है? मेहरीन ने रूठे उठे लहजे में से दोस्ती का आगाज किया। हुसैनी कबाब हैं? हाँ, हुसैनी कबाब तुम्हारे थे कब कब चढ़ गए? मैंने इनकी बात पर वो खिलका खा दिया, जबकि नाज़रीन जलकर रह गई। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? नहीं, क्योंकि तरकीब में कहीं भी ये नहीं लिखा कि हुसैनी कबाब बनाते हुए शर्मिंदा होना लाज़िम है। वो खास तरंग में थी। नाज़रीन ने एक बार फिर कड़े तेवरों से उसे देखा, फिर नाराज़गी से रुख मोड़ गई। कमाल है भाई, एक तो मेरी समझ में तुम लोग नहीं आते। जब मैं रिश्ते पर राज़ी नहीं थी तब भी तुम लोगों को इतराज़ था, अब राज़ी हो भी सबसे सब खफा आकर चाहते क्या हो तुम लोग? इसने पतीली में चिंगी में के साथ कटे हुए लीमू और नमक डालते कहा, हम तो ये चाहते हैं कि इसकी काया पलट के वजह बताओ। मीना आपकी गुड्डू को फिडर बनानी थी। सनावर की बात सुनी तो जट से मुद्दा बयान किया, कोई खास वजह नहीं अपनी, बस तेरे मशरक होना, वादने के दामंदी में राजी होना मेरे लिए बेहतर था। सब मैं त्याग हूँ और आप सबकी ये भी तो यही ख्वाहिश है ना, फिर अब इस ख्वाहिश पर अमल दरामद में तामल क्यों? वो चूल्हा बंद करके इनकी तरफ बढ़ी। एक और तमाम तराजा फसाद और मुस्लिम इनसे बेतहाशा ताहट, इन सब का क्या होगा? वो सब बाहर में गया। आखिर आप लोगों ने कुछ सोच कर ये ड्रामा शुरू किया होगा ना, सो अब मैंने भी परवाह छोड़ दी। कल अगर कुछ हुआ भी तो आपसे मदद ले लूँगी। अलबत्ता वहाँ जाकर खासी परेशानी होगी। सुना है दीवान खाने में आने वालों से भरा रहता है। दिन में 20-20 25 पान की लोरियाँ एक वक्त में बनाई जाती हैं। मेहमानों की तौबा के लिए सारा दिन नेमत खाने में घुसना होगा। अल्लाह, कैसा होगा और वो वक्त जब पान मेरा ओढ़ना बिछना होगा, नेमत खाना मेरी क्या मंगा होगा। लेकिन खैर तब की तब देखी जाएगी। आप आज की फिक्र करें, सीख कबाब का मसाला तैयार कर लें, क्योंकि दादा को हमारे हाथ के सीख कबाब कभी पसंद नहीं आते। बतौने का जीन शाम नज़ारा करती किचन से बाहर आ गई, जबकि वो तीनों दूसरे की शक्ल देख कर आएंगी। मीना, आपकी बात मुझे हजम नहीं हो रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दिन नेक्स्ट में सनावर नवाब हसान की आपस में टक्कर होगी और वो तूफानी किस्म के इश्क में मुबतला हो गए हों? मेहरीन के दिमाग में कीड़ा कल बुलाया था। नहीं भी, नवाब हसान की वालदा की बातों ने इतना तो मालूम हो गया है कि इस दिन सनावर टैक्सी में गई जरूर थी, मगर इनसे मुलाकात के बगैर वापस आ गई। वो तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर इस में सनावर से मिला ही होती तो आज ईद के दिन बकरे की जगह हम और आप कट रहे होते। नाज़रीन ने कबाब तलना शुरू कर दिए थे, लेकिन कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। मेहरीन की एक जगह अटकी थी। दफ़ा करो भई, मुझे लगता है कि गड़बड़ेंगे ये शुरू ही से ऐसे मार के अंजाम देती आई है। लिहाजा तुम लोग भी आम का पेड़ मत गिनो, हमारे लिए तो इतनी काफ़ी है कि चलो ये राज़ी तो ही, वरना इतने अच्छे रिश्ते आजकल कहाँ मिलते हैं। चलो खैर, तुम लोग जल्दी से जहाँ का काम निपटाओ और मैं सनावर को नया सूट देकर आती हूँ पहनने के लिए। नया सूट? नाज़रीन चौंकी। हाँ, अभी नवाब खान की वालदा लेकर आई थी मंगनी में पहनने के लिए। मीना भी बताकर किचन से बाहर आ गई। गुड्डू को फीडर देकर अम्मी के पास चला, और जो आज नया गुरारा सूट पहनकर अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थी। मीना आपी ने लान में कुर्सियां लगाते हुए राखी को वादे कर कोले सुलगाने की हिदायत कर फिर सनावर के कमरे में चल गई। वो बेड पर दराज डाल पर दिन भर की थकन उतार रही थी। अब जो लेट लेट कर वक्त बर्बाद ना करो, शाम तो हो चुकी है, थोड़ी देर में फंक्शन शुरू हो जाएगा। मीना आपी क्यों पजल कर रही हैं? यहाँ कौन सा ग्रैंड फंक्शन हो रहा है? सभी घर वाले ही तो हैं, सब हसब जब दिल चाह उठकर रस्म कर लेंगे। इस पर कसल मंदी सवार थी।
खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, तस्वीर में वगैरह बननी रहेंगी ना, और फिर नवाब साहब भी तुम्हें पहली बार देखेंगे, अभी से ढंग से तैयार होना शुरू करोगी तो मुनासिब रहेगा। अच्छा होता कि जो कल एक आध घंटे के लिए पार्लर हो कराती, लेकिन आप ऐसा करो अपने आईब्रोज की शेप थोड़ी दुरुस्त कर लो। हाँ, ये नया सूट तुम्हारी अलमारी में पड़ा है, इसे निकालो। मीना आपी ने कहा और फिर उस दिन निकालकर बेड पर बिठा दिया। हल्की गुलाबी का गरारा सूट था, इस पर सुर्ख रेशम का हल्का सा काम किया गया था। गुलाबी रंग का खूबसूरत सा परांदा भी था, जिसके आखिरी सिरों पर छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए थे। मीना आपी ने नकली चुटिया खोलकर इसे दोबारा बुर से बनाया था और हाथ बनाया से दोबारा चुटिया की शक्ल दे दी थी। ये लो सब चीज़ें तैयार हैं, खूब अच्छा सा मेकअप करना, अगर कहूँ तो नाज़िम को भेज दूँ तुम्हारे पास, उन्होंने जाते जाते पूछा। नहीं आप ही, मैं खुद ही तैयार हो जाऊँगी, उन्होंने फ़ौरन मना कर दिया। चलो अच्छी बात है, मैं ज़रा किचन में हुआ हूँ। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। इनके जाने के बाद सनावर एक तवील सांस लेकर ऊपर बैठी थी, उठ बैठी थी। वो एक नज़र से ऊपर डालने के बाद इसने परांदा हाथ में लिया और इसमें घुंघरूओं को देखने लगी। लान आबाद होती है जैसे वही शाम की रंग में इजाफा हो गया था। लैन के एनवस में सोफा रखकर नवाब हसन और सनावर के लिए नशिस्त का एहतमाम किया गया था। यही दोनों तरफ के बुजुर्गों ने अंगूठियाँ पहनानी थी सोफे के पहनानी थी। सोफे के सामने मेज़ पर रखे गुलदान में महरीन ने लंबी टहनी वाले गुलाब सजा दिए थे। सोफे के एन सामने दाएं बाएं तरफ गोल मेज़ों के इर्द-गिर्द कुर्सियां भी डायरेक्शन में रखी थी। इन्हीं कुर्सियों में से एक पर नवाब सर खास और निदान में बैठे हुए थे कि इंतहाई कोशिश के बावजूद अपनी बादा मतला से मंगनी से पहले सनावर को देखने की जिद नहीं मनवा सके थे। इससे ज़रा फासले पर सनावर की अम्मी और महनाज बेगम तख्त संभाले अपने अपने खानदान की शाफ्त और नजाबत के किस्से बढ़ने मसरूफ थी। महरीन और नाज़रीन सबके से काफ़ी दूर चहलकदमी करते हुए खुशखबरियाँ मसरूफ थी। इनकी तबीयत भी हंसी की आवाज़ें अलबत्ता होकर सबको सुनाई दी जाती थी। और इस सबसे बेनाजूर लान की इंतहाई दाईं तरफ शेरवानी उतारे कुर्ते के बाजू चढ़ाए दादा हजूर लान की इंतहाई इन सबसे बेना दादा हजूर लान की इंतहाई दाईं तरफ शेरवानी उतारे कुर्ते के बाजू चढ़ाए कोगलों पर कबाब होने की तैयारी कर रहे थे। फिजा में दहकते कोले और मसालेदार कबाबों की खुशबू अक्सियत का सब्र ज़बत का इम्तिहान ले रही थी। मगर अफसोस की मीनापी के सिवा बाकी सबका इनके पास जाना ममनू करार दिया जा चुका था। और तो ज़रा देर बाद मीनापी भी सीखों में एक कबाब होने के बाद वहाँ से चली गई थी। राखी और सभी तो कोले दहकाने और खुश गोश्त मारने के बाद बकौल महरीन खासे मैरिफ चले हो चुकी थी। लिहाजा वो दोनों पहली फुर्सत में नहा धोकर सफ़ेद बुराक कुर्ता पजामा पहने जमे जमाए बालों के साथ नवाब हसन के पास आ बैठे थे। क्या बात है इस भीड़ से ना आप आज काफ़ी खामोश दिखाई दे रहे हैं। नवाब हसन सभी की गैर मामूली खामोशी नोट के बगैर ना रह सके थे। मैं हजूर क्या बताएं, ऐसा गाँव दिया गया है, इसमें हमें जीने की सूरत दिखाई देती है, ना मौत की कुछ में करा आता है। ऐसा गायल कर देने वाला अंदाजा कि नवाब हसन परेशान है। किसकी बात करें आप? बकरे की। सभी से पहले राखी ने ठग से दिया। बकरे की? नवाब साहब की हेल्प जाती। जी हाँ, अभी वही बकरा जो कई घंटे पहले कबल गड्ढ और बढ़ चुका है और जिसके बाद थोड़ी देर बाद हम और आप नोश फरमाएंगे। राखी ने नहायत एहतमाम से फिजा में बाबू की खुशबू का महसूस किया था। ऐसी जीम जुदाई का सदमा दिया है इसने कि रातों रात शायर हो गए हम तो। सभी की श्रद्धा पर दोनों ठठर कर रह गए। क्या वाकई ये इंकशाफ में नवाब साहब के साथ राखी पर भी हुआ था? 100% वाकई। हुजूर कहिए तो नमूना पेश करूँ। जट अजाद तलब की थी। अरशाद बाइको अर्ज करता है अभी रात ही बनाई है। सुबह से अपनी बात मारते हुए बाइको अर्ज की थी। रात भर खिड़की के बाहर बोलता रहा एक बकरा। ये क्या है साहब? नवाब साहब ने सासी संजीदगी से पूछा। बाइको है जनाब। ओह अच्छा, मैं समझा शायरी। वाह भाई बहुत खूब। नवाब साहब की दाद पर सभी का चेहरा खिल उठा था। तीसरी बात को पेश एक मंदाया जरा तवज्जो कीजिए। सुबह खंकारा था बुरे बालों और गुजाली आंखों वाला। मैंने देखा एक बकरा। माशाल्लाह क्या खूबसूरत बकरा है। गाल ये वही बकरा जो रात भर खिड़की से बाहर बोलता है। नवाब साहब जुमते हुए अंदाजा लगा कर बोले। हाँ बिल्कुल। तो फिर वो शायरी कहाँ है जो आपने रात को बनाई थी? क्या मतलब? सभी की आंखें निकल आई। मेरा मतलब ऐसी शायरी तो मैं यहाँ बैठे बैठे बना सकता हूँ। बहुत खूब तो बनाइए ज़रा। साहबी ने राखी के दावे का चलन किया था। ठीक है ज़रा सुनिए। राखी ने बकायदा लहकर अपनी शायरी का आगाज़ किया। हरनी जैसी आंखें, लहरों जैसी जुल्फें, वाह वाह वाह। आगाज़ शानदार था। नवाब साहब दाद ये बयान की जबकि सभी पहलू बदल गया। शुक्रिया अर्ज किया है। राखी पूरी तरह फैल चुका। हरनी जैसी आंखें, लहरों जैसी जुल्फें, कद अल्लाह के मजनू जैसा, रंग तरांजे जैसी। इसे देख के कहता हूँ एक काश तुझे रब ने बकरा ना बनाया होता। राखी ने तमाम हुई तो हाथ ही सकते क्या में थे ना। वो वाह की ना किसी आगे बढ़कर थपकी दी। राखी ने डरते आंखें खोलकर सभी और नवाब साहब की तरफ देखा जो टिक्की बांधे से घूरे थे। क्या हुआ? कुछ नहीं लिखी से सुनकर मलूमा की वो शायरी वाकई बनाई गई है। नवाब साहब ने ऐसे दिलगिर अंदाज में कहा कि राखी से जाकर रह गया था और सभी ने मुस्कुराहट छुपाने के लिए रुख मोड़ लिया था। महरीन जाओ भाई सनावर को यहीं ले आओ। बेचारी शर्म के मारे अपने कमरे में घुसी बैठी। अम्मी की बात पर नवाब साहब ने कदे सुकून का सांस लिया। किसी को ख्याल तो आया। महरीन फौरन उठकर चली गई थी। सनावर और गालबन कपड़े चेंज करी थी। बंद दरवाजे से ही महरीन को लौटा दिया था तो वो दोबारा चली गई जहाँ फर्द अपने सामने सलाद, रायता, पुदीने और इमली की चटनी रखे सीख कबाब और कलेजी के कबाबों का बेसब्री से इंतजार कर था और दादा थे कि जी भरकर सब्र जमा रहे थे।
कहाँ कमा रहे, इतनी देर नवाब साहब तय हुए लग रहे थे, किस में सकेंगे आने में, किसके आने में, मेरा मतलब है अखबारों के आने में। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वो बड़क संभले थे, फिर सभी तो दादा की तरफ चल गया, मगर इनकी निगाहें बरामदे के आसपास बढ़ने लगी, जहाँ से किसी भी वक्त सनावर बरामद हो सकती है। उफ भाई, अब आ भी चुको। वो साल के पत्ते दांतों से कतरने लगे। शाम के समय रंग में स्याह रंग बुने लगा। इसी अंधेरे में राकी लान की तमाम लाइट्स में ऑन करा था। हवा में हल्की सी ठंडक सी महफूज होते हैं। नवाब साहब ने यूं सर उठाकर सामने देखा और फिर अगले हिल में इनकी निगाहों के सामने दिल दिमाग पर बिजली चमकी थी। वो जो कोई भी थी बेहद खूबसूरत थी। एक लम्हे के लिए नवाब साहब अपनी जगह साकत से रह गए। कोई वो लड़की अजनबी, क्योंकि वो लड़की अजनबी और इसका हुलिया इस माहौल से कितने ताकत नहीं लगता था। वो डार्क मैरून चूड़ीदार पजामे और फ्राक में भरपूर सी, बड़ा सा दुपट्टा स्टाइलिश अंदाज में ओढ़ा गया था। तरशीदा बाल कदमों तक लहरा रहे थे और वो नहायत इत्मीनान से कदम उठाती लान की तरफ आ रही थी। हाय मैं मर गई, ओनो ये क्या किया इसने, उफ बेइज्जती। ये कौन है? नवाब साहब अपने इतराफ से उठती आवाज़ों से बेनाज होकर सभी से पूछते थे। ये सनावर की दोस्त है। नहीं खुद सनावर, लेकिन नहीं मालूम नहीं, सभी ने जाने लगा। बहन की शहजादी सनावर, इसके बालों को क्या हुआ? महनाज बेगम पूछ रही थी, मगर जिन बहन साहबा का बस नहीं चाहता कि लान फटे इसमें समा दें। मीना आपी तो मिट्टी का पादू बनी हुई थी। हैरान परेशान थी। नाजनीन ने मीना आपी को मतवजा करने के लिए इनके कंधे पर हाथ रखा तो इसकी गोद में लुढ़क गई थी। मेहरीन का रंग भी फीका पड़ चुका था और राखी गन्ना अंदाज में मेज के करीब खड़ा था ताकि वो जरूरत इसके नीचे घुस सके। अस्सलाम वालेकुम। सनावर ने इस्लाम का जवाब कहीं से भी नहीं आया। सनावर के इस्लाम का जवाब कहीं से भी नहीं आया था। अच्छा, वो अब सनावर जो है वो अपने ओरिजिनल हुलिये में आ गई है और मैं हूँ शहजादी सनावर अपने असली और हकीकी रूप के साथ। इसने लम्हा भर के नवाब खान की आंखों में झांका था। मसनूई बन का खेल खेलते खेलते मैं उकता गई थी। इसे आज खुद ही अपनी शख्सियत के साथ आप सबके सामने चली। यकीनन आप सबको हैरत हो रही, मगर मैं दुगले पिन की इंतहाओं को नहीं छूना चाहती, इसलिए आज इतनी हिम्मत कर डाली। वह बहुत इत्मीनान से एक कुर्सी संभाल कर बैठ गई थी। नवाब साहब चंद कदम आगे आकर जांची नजरों से इसे देख रहे थे। अम्मी मुरझाए से अंदाज में तख्त पे बैठ चुकी हैं। ये ठीक है, मैं नवाब खानदान से तलक रखती हूँ और मुझे इस पर फख्र भी है, लेकिन ये भी याद है कि हम 21वीं सदी में सांस ले रहे हैं। वो बहुत सी रिवायत जो कई सौ साल कबल नवाब खानदान की पहचान समझी जाती है, आज इन्हें अपने साथ लेकर चलना मुमकिन नहीं। हम पान नहीं खाएंगे, गरारा नहीं पहनेंगे, गैर से रस्मों पर अमल दरामद नहीं करेंगे, तो भी हमारा खानदानी इज्जत वकार में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि फजल खुदा हमारे बुजुर्गों की तलीमत बेस से हमारे अखलाक उदार में वो शास्त्री मौजूद है जो किसी अच्छे इंसान में होनी चाहिए। और मैं नाज आंटी मंगनी का जो सूट आप लेकर आई थी, जूं का तू पड़ा, मैंने इसलिए नहीं पहना कि हो सकता है वो मेरे लिए ना हो। अपनी बात खत्म करके वो कलाइयों में पड़ी हुई चुड़ियों से खेलने लगी। मोहर पर सन्नाटा जूंगा तुम मौजूद था। नवाब हसन और मेहनाज बेगम हैरत के बायस और बाकी फ्लाश मिल के बायस आ गए थे। कितने लम्हे यूं ही गुजर गए, तब सनावर इस तय्युल और बेमानी मुख से उकताकर उठ खड़ी हुई, मगर अभी वो कोई कदम उठा ना पाई थी कि नवाब हसन इसके सामने आकर खड़े हुए बगौर से देंगे। तो आप वो नहीं जो नजर आती थी। चल हम बाद इनकी आवाज़ सुन ली। जी हाँ, इसने सर उठाकर गलती थी इनकी। वाला मोहतरमा, ये लड़की मुझे पसंद नहीं। इनकी बात सुनकर सनावर का रंग उठ गया और बाकी सबका साथ गया, बल्कि बहुत पसंद है। नवाब हसन ने अपना अधूरा जुमला मुकम्मल किया और पूरा लाल मुख्तलिफ इनकी चीखों से गूंज उठा था। सनावर ने तवील सांस लेते हुए सर उठाकर दिया। नवाब साहब की आंखें अंदरूनी खुशी से झमका थी। मुझे मेरा आइडियल मिल गया और यस यू आर माई आइडियल। नवाब साहब किसी नौर बच्चे की तरह चलाए थे और फिर बरकत तारी से महनाज बेगम से उठे। मामा, मैं आपकी खुशी में बखुशी राजी न था। वो जो काम आपके हाथों से अंजाम होना था, वो काम अब नवाब हसन अज़म बज़ाते खुद अंजाम देंगे। मैंने चेक किया, अपनी वादा के हाथ से अंगूठी ली थी और लम्हे भर में पलट कर सनावर का हाथ थाम लिया था। अरे अरे, वो एकदम उठला गई। जितना तंग करना था आप कर चुकी, अब आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। मगर हाँ, एक लम्हे को घूम रही है। मैंने तो ये पूछा ही नहीं थी कि मैं भी आपको पसंद हूँ कि नहीं। अल्लाह ने मुझसे वो गड़बड़ा सी गई। नवाब हसन के हाथों में इसका हाथ हल्का सा कपकाया तो उन्हें अपने सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल गया। याहू का नारा लगाते उन्होंने इसी पंजूशी अंदाज में अंगूठी इसकी उंगली में डाल दी थी। सभी का कैमरा कितनी देर से इस समय के इंतजार में था। दादा सुल्तान को जानकर झटपट कबाबों पे झुक गए थे। अम्मी और महनाज आंटी तख्त पर सर जोड़े मुस्कुरा रही थी। मीना भी मुंह फाड़े आंखें फैलाए हैरान खड़ी थी। इनके कम में राखी धमाल डाला था। नाज़रीन और मेहरीन बेतहाशा मुस्कुराते हुए अंगूठी पर नजर जमाए खड़ी थी। नवाब खान की मोहब्बत उठाती निगाहें सनावर के चेहरे पर जमी थी और सनावर के चेहरे पर फैले मधुर मुस्कुराहट सभी का कैमरा चंद सेकंड में खुशहाल लम्हात को हमेशा के लिए कैद कर गया और इसके साथ ही मुबारक सलामत का दौर शुरू हो गया और मुंह मीठा करने की बजाय सबके साथ दादा के बनाए गए अखबारों पर टूट पड़े और सनावर अपने हाथ में धमकती अंगूठी हर नजरें जमाए सोच रही थी। मालूम नहीं हम लोग रूप बहरूप का खेल खेलते खुद को कहाँ तक धोते थे। अगर इस रोज़ नेक्सी में ना चलेगी होती वो मगर इसकी आंखों के सामने घूमना था। वो जब वो तैशकार में नेक्सी की तरफ गई तो मगर नवाब खान के कमरे में दाखिल होने से कबल चंद बातों ने इसे चुका दिया। वो ये कि नवाब खान थे जो सख्त उकतावे अंदाज में कह रहे थे, फॉर गॉड सेक मम्मा, तंग आगे सारी सिचुएशन थी। उन खुशों में मेरे पाँव सुकड़ने लगते हैं और मेरा पजामे में बंद टांगे जीन्स को तरसी हैं। आप जनाब अदाब करते करते मेरी ज़बान थकी है। वक्त बेवक्त मुहावरे बोल बोल कर मैं चकरा गया हूँ और मेरे कान मशायरों की रिकॉर्डिंग सुनकर तंग चुके हैं। मैं मीर और गाल को मज़ीद नहीं पढ़ सकता। मेरी आंखें शेक्सपियर और हार्डी को पढ़ने के लिए बेताब है।
मेरी आंखें के बाहर पानों का ढेर लग चुका है और ये घर मुझे लगता है इस मीना घर में चंद बदरूं जो सफेद बात में यहाँ से वहाँ बेवास कदमों से चलती रहती हैं, जो सोच सोच कर हंसती हैं कि और जिनसे कोई गलती सर्जन नहीं होती। लगता है जैसे वो मसमीज की फैद में हरकत करती हैं, एक बने बनाए सांचे में डली हुई लड़कियाँ। ओ नो मामा, मैं किसी बोर्ड माँ लड़की से शादी नहीं कर सकता, मुझे एक जीते जागी हंसती खेलती जिंदगी से भरपूर लड़की चाहिए। ये बोबो टाइप शादी स्नावर मेरे साथ ये बोबो टाइप शादी स्नावर मेरे साथ बिल्कुल सूट नहीं करती, जो मन करती बोलती हो और हम वक्त डरी सहमी अपने पट्टे की पनाह में छुपी रहती है। और फिर अगर मैं आपकी बात मान भी लूँ तो क्या इस पर जुल्म नहीं होगा जब इसे हकीकत में? सो प्लीज़ आप ही आज इन लोगों को बता दें कि हम खानदानी नवाब तो हैं, मगर इस नवाबों की ये ज़ारी खसूसियत हमें मफकूद है। और इनके आमद पर जो पानदान खासदान और चांदियाँ बिछाई थी वो सब किराए की थी। हमारे घर में दीवान खाना नहीं, ड्राइंग रूम है, नेमा खाना नहीं, बरबच्ची खाना है। हम भी देसी वैसी जिंदगी गुजार रहे हैं जैसी बाकी सब। और ये भी कि हम अपने शाहाना अतवार में जगीरदारों के साथ हिंदुस्तान में छुड़ाए थे। डॉन भी इसलिए तुम्हें मैं सब के सब कितने अच्छे लोग हैं, ऐसे खानदानी लोग तो ढूंढने से भी नहीं मिलते। और सनावर वो लड़की तो मुझे इतनी पसंद है कि बस मैं नाज आंटी की पूरी बात सुनने से कबरी वो टैक्सी से वापस लौटी थी और दाशा से उठे जाने के बाद वो इस मंगनी पर रजामंद हो गई थी। अरे तुम अभी से कहीं खो गई, अभी से कहाँ खो गई हो? अभी तो नवाब साहब सामने बैठे, नाजनी से ठोका दिया तो वो चौंक सी गई और सब लोग खुशगमी में मसरूफ थे और अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था। खुश होना मीना आप इसके चेहरे को खोज रही थी। वो खुद को गहरी नज़रों के सामने महसूस करते हुए मुस्कुरा दी थी। और कौन कहता है कि बहुत तलख होती है, बाज़ औक़ात इसके बरक्स भी तो होता है ना। वो चेहरों पर झिलमिलाती रोशनियों को देख रही थी और इस हकीकत का जो बहुत ही खूबसूरत मुस्तकबिल का प्याम बनकर इसके सामने थी। एक इंसान की ज़ात ही इसका असल शख्स है जिसे छुपाने की कोशिश की जाए तो सरासर नुकसान होता है। थैंक गॉड मैं किसी भी नुकसान से बच गई। उसे सर उठाकर वहाँ पर चमकते चांद को नजर भरकर देखा और फिर सबके सामने कबाब बनाने में मसरूफ हो गई।